मस्त शैन, तू कैसा है? हाय मोहक, नीरज। मेरे क्लास में एक नीरज भी है। यार तुम लोग के साथ एक तो हादसा हो गया। अपने फाउंडेशन में जो अकाउंट्स पढ़ते थे वो था फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, और अभी इंटर में सीधा आ गया एडवांस अकाउंटिंग। बीच का कुछ बचा ही नहीं। लेकिन दे आर फ्यू चैप्टर्स जो कि तुम लोग को कभी अपना जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा, थैंक्स टू न्यू सिलेबस। राइट। जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पहले इंटर में था, अभी फाउंडेशन में चला गया। तो फाउंडेशन में गया और तुम लोग फाउंडेशन निकल गया तो चैप्टर नहीं पढ़ना होगा। देन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये नहीं पढ़ना होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं पढ़ना होगा, वो बड़ा चैप्टर्स था। उसके बाद फिर हम पहले बता रहे क्या नहीं पढ़ना होगा, जिससे तुम लोग कंफर्टेबल जोन में आ जाए कि हाँ ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है उसका बात करेगा। उसके बाद फिर तुम लोग को हायर परचेज नहीं पढ़ना है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं पढ़ना, बैंकिंग यानी एनबीएफसी नहीं पढ़ना। इतना सारा चीज़ सोचो, तुम लोग का पूर्वज लोग पढ़े हैं, तुम लोग को नहीं पढ़ना है। राइट। सो व्हाट आर द थिंग्स जो तुम लोग को पढ़ना है। राइट। तो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स का पहले दो पेपर था, और वो दोनों पेपर अभी मर्ज हो गया एंड जस्ट वन सिंगल पेपर। लेकिन दोनों पेपर मिला के है तो 100 नंबर का, बट इफेक्टिवली वो 100 नहीं है। इट इज़ अराउंड 150-160 मार्क्स। राइट। तो वो 200 भी नहीं है। तो दो पेपर मिला के 1.5 पेपर हुआ, अपने ऐसा ले सकते हैं। तो अपना जो प्रिसाइज सिलेबस है एडवांस अकाउंटिंग का, वो क्या है कि जितना भी एएस है वो सारा अपने सिलेबस में कवर्ड है। तो पहले कुछ एएस था जो इंटर में नहीं था, लाइक AS 25 इंटर में नहीं था। उसके बाद तुम्हारा AS 28 पहले इंटर में नहीं था। वो सारा चीज़ अभी है। तो यू कैन सी लाइन से AS 1 से लेके AS 29 पूरा का पूरा अपना सिलेबस में है। दैट इज़ वन थिंग। राइट। हाँ, 8 हट गया। 6 नहीं है, 8 नहीं है। 20, 20 में भी एक है। नहीं, 2137 एक है। हाँ ठीक है, ये दो नहीं है। फाइन। ठीक है, बाकी सारा एएस है अपना। अब इसको एएस को छोड़ के, सारा एएस को छोड़ के दे आर फ्यू चैप्टर्स। अब AS 3 जो है वो तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और AS 3, दैट इज़ वन चैप्टर। फाइन। AS 21, AS 23, AS 27, ये तीनों तुम्हारा कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये मिला के तुम्हारा एक चैप्टर हो गया। उसके बाद AS 14 अमलगमेशन है, तो वो एक चैप्टर है। फिर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये एक चैप्टर है। तो ऐसा करके कुछ कुछ चैप्टर एएस है जो अपने आप में चैप्टर्स है। एएस के बाद फिर जो सेकंड चीज़ है वो है तुम्हारा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन कंपनी और कंपनी। तो जो सेकंड नंबर पॉइंट है वो है तुम्हारा नॉन कंपनी। नॉन कंपनी में ऐसा नहीं है कि तुम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाना होगा। राइट। तो थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे कवर्ड है, नॉट एग्जैक्टली फाइनल अकाउंट जो कि फाउंडेशन में होता था। सेकंड, उसके बाद आता है तुम्हारा फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इज मोर लाइक कंपनी का बैलेंस शीट अपने फाउंडेशन में किया है ना, कंपनी अकाउंट्स का, उसका अलग फॉर्मेट होता था। तो उसी का थोड़ा सा वो डिटेल में है। लाइक पीएल का एक फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का पूरा एक फॉर्मेट है, स्केड्यूल्स वगैरह है। थोड़ा सा वो ज़्यादा और गहराई में है। उसके बाद there's कैश फ्लो स्टेटमेंट जो AS 3 में ऊपर कवर था ऑलरेडी। फिर ये देखो AS 21, 23, 27 तीनों मिला के CFS है, कंसोलिडेट फिनेंशियल स्टेटमेंट। राइट। तो ये CFS पहले तो 20 नंबर का आता था। अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं अपने पास, तो कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि CFS से एक क्वेश्चन तो होना चाहिए। देन देयर इज बाईबैक। फिर अमलगमेशन ऑफ कंपनी है। तो पहले अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी होता था, वो अभी नहीं है। देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, एंड फाइनली ब्रांच है। तो पहले ब्रांच के साथ डिपार्टमेंट भी होता था, डिपार्टमेंट इज नॉट देयर। तो मोटा मोटी मिला के देखो, तुम लोग एक सिंगल पेज का ही बस सिलेबस है एडवांस अकाउंट्स का, अपने को इतना से ही पढ़ाई करना है। ठीक है। सो इतना सा पढ़ाई करने में अपने को कितना टाइम लगेगा? तो इतना सा पढ़ाई करने में तो मोटा मोटी ज़्यादा नहीं, बस 200 घंटा अपने को लगेगा। ठीक है। एंड रफली विल टेक अराउंड 90 क्लासेस। वो थोड़ा सा डिवेट हो सकता है, क्योंकि दिस वन गुड न्यूज़ कि अकाउंट्स में पहली बार इंटर में MCQ है 30 नंबर का।
उससे भी अच्छा बात क्या है कि एमसीक्यू में नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो बहुत अच्छा बात है, राइट? अपने को पहले वही अटेम्प्ट करना है। और मेरे को अकाउंट्स का एमसीक्यू ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है, जैसे जब मेरा सीपीटी था ना, तो उस समय भी अकाउंट, उस पेपर ही पूरा एमसीक्यू था। तो मेरे को बहुत मज़ा आता था, कैलकुलेटर में अकाउंट का सम बनाओ, टिक करो, आगे निकलो, राइट? एंड ये है, अगर अकाउंट्स का एमसीक्यू केस स्टडी बेस नहीं हुआ, केस स्टडी बेस हुआ तब तो अलग बात है, क्योंकि पूरा कहानी पढ़ना पड़ेगा, फिर उस पर काम करना होगा। अगर केस स्टडी बेस नहीं हुआ, तुम्हारा नॉर्मल जो अकाउंट्स का सम है वैसा टाइप का हुआ, तो वो पूरा टाइम पास वाला चीज़ रहेगा, फिर अपने कैलसी पे मस्त करके आगे बढ़ लेगा। तो ये अपना प्रिसाइज सिलेबस है अकाउंट्स का, जो अपने को करना है। अब अपने जो अकाउंट्स पढ़ेगा इंटर में और फाइनल में, यहाँ पे अपने को दो चीज़ पे ध्यान रखना है। फाउंडेशन का जो अकाउंट्स था, वो बाई एंड लार्ज अपना कौन सा अकाउंट्स था बताऊँ? क्लास 11-12 का अकाउंट्स था मेजरली, राइट? अब अपने इंटर का जो अकाउंट्स पढ़ेगा, और क्योंकि अपने इंटर में आ गया, तो अपने को अब थोड़ा सा चिंता भी होता है ना, इंटर में नंबर लाना है, अच्छा सीए फर्म में जाना है, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, फिर फाइनल देना है, फिर जॉब वॉब लगेगा, राइट? फिर अब्बू मानेंगे। तो ये सारा टेंशन होता है अपने को इंटर इंटर में फाइनल में जाके। तो इंटर का अकाउंट्स में दो चीज़ पे अपने को ध्यान देना है अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक थिंग। एक, कि अपने का अपना एएस और इंड एएस पे थोड़ा सा अच्छा ग्रिप हो, क्योंकि आगे जाके जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट्स पे काम करेंगे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस मतलब एएस का बड़ा भाई, ठीक है? मतलब जो तुम्हारा इंडिया में चलता है वो एएस है, ग्लोबली चलता है आईएफआरएस। आईएफआरएस का ही जो इंडियन वर्जन है डेट इज इंडियस, राइट? इन दोनों पे अपना बहुत अच्छा कमांड हो, तो अपने बैलेंस शीट बना सके। जैसे जस्ट टू शो यू, ये देखो, दिख रहा है ये? हाँ भाई, बैलेंस शीट है, 400 पन्ना का ही है बस। एनुअल रिपोर्ट है। तो ये आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट है। तो अपने जीवन में कुछ नहीं, बस ये 400 पन्ना का जो एनुअल रिपोर्ट है, ये अपने खुद लिख के प्रिंटर से छपा सके, इतना अपने को आना चाहिए। ये एक एक्सपेक्ट हो गया। अगर अपने को इतना आता है, तो अपना अकाउंट्स का जो जीवन है वो वहाँ पे मोटा मोटी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अपने को अकाउंट्स पे फिर अच्छा कंट्रोल आ जाता है। फाइन। दूसरा जो एक्सपेक्ट है, जो अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिस पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है बैलेंस शीट को समझना, राइट? मतलब बैलेंस शीट अगर अपने सामने दिया हुआ है, तो अपने बैलेंस शीट को रीड कर पाए, वो चीज़ अपने को आना चाहिए। ओके, ये बात पे क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो जैसे, लेट मी शेयर विथ यू, ये देख रहे हैं, ये वेबसाइट देखे हो कभी? ये साइट पे गए हो कभी? नहीं? ये स्क्रीनर डॉट इन है। यहाँ पे थोड़ा कोई सी भी कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह अपने देखते हैं, तो उसका एनालिसिस पार्ट थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब मनी कंट्रोल से थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन है ये, राइट? तो जस्ट शोइंग वन थिंग, जैसे मानो ये कंपनी है सेक्सॉफ्ट, ये एक आईटी कंपनी है। फाइन। अब इस कंपनी का अभी आज के दिन में प्राइस क्या चल रहा है शेयर का? 327, ठीक है? यहाँ पे इसका फेस वैल्यू कितना है? 1 रुपया। तो ये तो फेस वैल्यू तो सब हुआ, अपने को समझ में आ गया। अपने अकाउंट्स में पढ़ते हैं 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया प्रीमियम। यहाँ देखो, 1 रुपया फेस वैल्यू, 326 रुपया प्रीमियम, ठीक है? अब मैं जो चीज़ दिखा रहा था, अपने नीचे आते हैं, ये शेयर का प्राइस है। तो यू कैन सी लास्ट 1 साल, 1 साल में अगर अपने देखें, तो शेयर 100 रुपया से 350 रुपया हो गया, ठीक? वापस नीचे आओ, ये देखो इसका पीयर कंपैरिजन है, अलग अलग जो कंपनी सेम फील्ड में है। नीचे आ जाओ, ये दिख रहा है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ,
राइट। अब ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है ना, इस पे ध्यान देना एक बार। तुम्हारा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 साल का 15% है। तुम लोग को याद होगा टीवीएम में एक सम था, फाइंड CAGR, याद है? उसका आंसर 28.57% था शायद। तो 10 साल का सेल्स का ग्रोथ 15% है, 5 साल का सेल्स का ग्रोथ 18% है, 3 साल का सेल्स का ग्रोथ 23% है। मतलब कंपनी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, राइट। और ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। अगर ये कंपनी 23% के सेल्स ग्रोथ को ही मेंटेन रखता है, एक बार के लिए मान लो, एक बार अपने इस 23 को 24 ले लेते हैं जस्ट समझने के लिए, ठीक है। तो तुम लोग को याद है कि पैसा डबल कितने टाइम पे होता था? क्या बात, मैथ में कितना, 90? तो 72/रेट में पैसा डबल होता था। तो 72/24 अगर अपने करें तो कितना आएगा? 72 डिवाइड बाई 24, 3। मतलब 3 साल में पैसा डबल होगा, ठीक है। तो 3 और 3 6, 6 साल में पैसा 4 गुना होगा। उसके बाद 9 साल में पैसा 8 गुना, और 12 साल में पैसा 16 गुना, राइट। तो अगर अपने चल 12 पे नहीं भी जाए, थोड़ा अजीब सा लगेगा 16 गुना सुन के, बट अपने 9 तक ही रहते हैं। तो अगर अपने इस कंपनी में आज के दिन पैसा लगाते हैं, राइट, तो ऐसा हो सकता है अगर अपना सेल्स ग्रोथ को मेंटेन करें तो 9 साल में इस शेयर का दाम 8 गुना हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, राइट। तुम बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। तुम हमेशा अगर तुम लोग कोई भी फिनेंशियल फीड्स को फॉलो करो तो यू विल गेट टू नो कि बीच बीच में न्यूज आता है कि ये कंपनी का शेयर का दाम लास्ट 20 साल में 100 गुना हो गया, राइट। ऐसा बहुत सारा न्यूज होता है, आई विल शेयर जब भी आएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब वो कंपनी छोटा है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि वो क्या उतना बड़ा होगा, क्या तुम्हारा पैसा मल्टीप्लाई होगा। अब सोचो अपने FD में अगर पैसा लगाते हैं, तो FD में आज में रेट कितना है? 6%। तो 72/6 करो, 12। तो वहाँ 12 साल में तुम्हारा पैसा डबल होगा, और यहाँ 12 साल में तुम्हारा पैसा 16 गुना हो सकता है। दस नो गारंटी, है ना, धंधा है तो रिस्क है, शेयर मार्केट है, रिस्क है, बट हो सकता है। दूसरा, इस कंपनी का तुम देखो पी रेशियो कितना है? 42.2। पी रेशियो का मतलब हुआ प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। इसका जो पीयर ग्रुप है, साथ वाला कंपनी है, उसका पी रेशियो देखो कितना है ना, 57। जैसे टाटा एलेक्साई का 57 है। टाटा एलेक्साई जो है, आने वाला टाइम में टाटा मोटर का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनेगा उसका सॉफ्टवेयर सप्लाई ये कंपनी करेगा। सॉफ्टवेयर का कॉस्ट वुड बी अराउंड 20% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट। मतलब 10 लाख का गाड़ी है तो उसमें से 2 लाख का सॉफ्टवेयर जो ये सप्लाई करेगा। तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा इसका वहाँ से, राइट। तो अपना जो पी रेशियो है वो भी बहुत हाई है, बाकी के कंपेयर में ऐसा नहीं है। हम तुम लोग को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग आज इस में पैसा लगा दूं, बट हम ये बोल रहे हैं कि अपने को एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। अब एक और कंपनी जो बड़ा है आज के दिन में, जिसका नाम तुम लोग सुना होगा, वेदांता। वेदांता फाउंडेड बाय अनिल अग्रवाल। तो अनिल अग्रवाल को तुम लोग सुनना, उसका एक दो क्लिप बहुत मस्त बंद है, सुन के मजा आएगा। तो अभी जो वेदांता है इसका देखो शेयर का दाम क्या है। दोनों का एनालिसिस अपने अलग अलग एंगल से कर रहे हैं, ठीक है। वेदांता का देखो प्राइस कितना है अभी, 233, ठीक है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 43.5% है। इसका मतलब समझ में आते हैं? 233 इंटू 43.5% करूँ, 233, 101, ठीक है। मतलब कि तुम अगर इस शेयर में पैसा लगाता है तो ये कंपनी तुमको 100 रुपया का साल में डिविडेंड दे देगा, ठीक है। अब इस 100 रुपया को तुम री इन्वेस्ट कर दो इसी के शेयर्स में, तो अगर तुमको कोई कंपनी 40 रुपया का साल का डिविडेंड दे रहा है और तुम उस 40 को वापस री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 40% का CAGR नहीं हो गया? और अगर 40% का CAGR हो गया तो यहाँ पे देखो पैसा कितना साल में डबल होगा? 72/40 करो, 1.25 साल में अराउंड पैसा डबल हो जाएगा। गेटिंग इट? एंड वेदांता जो है ये काफ़ी अच्छा कंपनी है।
तो यहाँ पे भी बहुत हाई चांस है कि अगर अपने हर बार जब भी डिविडेंड आता है उसको री इन्वेस्ट करे, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाला 8-10 साल में तुम्हारा पैसा 10 टाइम्स हो जाए। गेटिंग इट? तो अगर अपने अकाउंट्स वाले फील्ड में है, अगर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट, और अपने को बैलेंस शीट का पकड़ नहीं है, तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। ओके, तो दो ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना। पहला, तुमको बैलेंस शीट पे ग्रिप होना चाहिए। बैलेंस शीट पे ग्रिप होना चाहिए मतलब तुमको बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। ओके, तो बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए मतलब यहाँ पे अभी हम ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाने का बात नहीं कर रहे हैं, वो तो वी नो की फाउंडेशन में भी अपने किए थे, सॉफ्टवेयर्स भी बना देते हैं। मैं बोल रहा हूँ जब बैलेंस शीट मैं अभी बनाने का बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उस पर बहुत अच्छा मेरा कंट्रोल होना चाहिए। ये एक बात हो गया। तो अगर तुमको ये काम आता है तो तुम एक अच्छा कंट्रोलर बनेगा। कंट्रोलर मतलब जिसके हाथ में कंपनी का पूरा अकाउंट होता है, विच इज़ ए गुड प्रोफाइल। और अगर तुमको बैलेंस शीट से कंपनी का धंधा समझ में आने लगेगा तो तुम एक अच्छा इन्वेस्टर बनेगा, राइट। और दोनों बनने में भी कोई बुराई नहीं है, अपने दोनों भी बन सकते हैं। बट इन्वेस्टर बनना हर किसी के बस का बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स पे बहुत अच्छा ग्रिप चाहिए, तुम्हारा इंटरेस्ट चाहिए, तुम्हारा एनालिटिकल स्किल चाहिए। बट हर कोई बन सकता है, बस का बात नहीं। मैं इसलिए बोला कि हर कोई माथा नहीं लगाता, राइट। अभी जैसे मैंने बोला कि 10 गुना हो जाएगा, तो किसी के मन में आए कौन इतना रिस्क लेगा, अपना एफडी का 6% ठीक है, घर में पैसा तो आ रहा है ना, राइट। तो वैसा बहुत लोग होता है जो रिस्क टेकर नहीं होता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर भले हर कोई नहीं बन सके, बट कंट्रोलर तो हर कोई बन सकते हैं। तो अपना वो वाला ग्रिप तो डेफिनेटली आना चाहिए। फाइन। सो ये दो एस्पेक्ट हमेशा ध्यान रखना, एक कि अपना कंपनी का अकाउंट्स पे पूरा कंट्रोल हो, एंड दूसरा अपने को कोशिश करना है कि बैलेंस शीट देख के कंपनी का धंधा को समझना। तीसरा मैं बोलूँगा इफ़ पॉसिबल तुम लोग को घर वाला अलाउ करे, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, नॉट विद द इंटेंट कि पैसा आया कल डबल हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं। पैसा लगाया फिर भूल जाओ, मतलब तुम सोचो जब तक तुम्हारा चुन्नू मुन्नू है ना 20-25 साल का नहीं हो जाता, तब तक तुमको झाँक के देखना ही नहीं तुम कहाँ पे क्या लगाया, तब जाके मज़ा आएगा, वो पैसा कंपाउंड होगा। डेली कम बेसी करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, तो ये तो ऑब्जेक्टिव कि अपना अकाउंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, अपने को क्या चीज़ माथा में रख के पढ़ाई करना है। अब इसी रिस्पेक्ट में जैसे आज विल स्टार्ट विथ AS2, ठीक है ना। तो मैं तुम लोग एक चीज़ दिखा रहा हूँ वापस से, विल गेट बैक, कि ये ITC का बैलेंस शीट है। तो ITC का बैलेंस शीट में तुम देखो यहाँ पे, हाँ ये पूरा बुक ही है। पहले क्या होता था कि ये बुक घर पे डिलीवर होता था, थैंक्स टू कोविड अब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आ गया कि फिजिकल देना ज़रूरी नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी में काम हो जाते हैं। देखो ये तुम्हारा बैलेंस शीट है, ठीक है। तो पूरा बैलेंस शीट मतलब पूरा रिपोर्ट तो नहीं देख रहा, द मेन थिंग ओनली ये क्या है तुम्हारा, एनेक्चर टू द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। और उसके बाद फिर तुम्हारा ऑडिटर का एक डिक्लेरेशन रहता है। देखो इसका ऑडिटर कौन है, दिख रहा है, SR विशेन कंपनी LLP। कौन है ये, EY, ठीक है। सो अर्नेस्ट यंग इसका ऑडिटर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में तुम देखो यहाँ पे इन्वेंट्री करके एक पार्ट है। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, यहाँ पे इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है 10,500। गरीब कंपनी है ITC में ना, खाली देखो 10,500 का इन्वेंट्री है। अच्छा करोड़ है, रुपीज इन करोड़। सो 10,500 करोड़ का इन्वेंट्री है इसके पास, राइट। मतलब इतना का बीड़ी बीड़ी सब जमा करके रखा है। नाउ सी, इस पे अपने वापस आएगा, लेकिन ये तुम्हारा नोट्स टू अकाउंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे तुम देखो इन्वेंट्री के ऊपर कुछ ज्ञान है, जिस पे विल रेफर बैक, ये ज्ञान क्या है क्यों है, राइट। तो वैसे हर एक चीज़ पे ज्ञान होता है, तो हर एक AS में लिखा रहता है कि अपने को एक्स्ट्रा ज्ञान क्या देना है बैलेंस शीट में, फाइन।
उसके बाद वापस अपने नीचे जाते हैं तो कुछ और डिटेलिंग भी होगा यहाँ पे, ठीक है। 10,500 बैलेंस शीट में जो था उसका यहाँ पे ये डिटेलिंग है। तो ये डिटेलिंग जो ये कर रहा है, इसका इच्छा है तो कर रहा है ऐसा नहीं है, इसको करना पड़ेगा। दिस इज पार्ट ऑफ द कंप्लायंस। इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब वो चीज़ जो तुमको बैलेंस शीट में अलग से बताना पड़ेगा। फाइन। सो अपने को अभी दो काम करना है अकाउंट्स पर से। एक तो अपने जो करते आए थे कि भाई अकाउंट्स है, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट अपने को पता है, तो अपने को उसका सम्स बनाना आना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, अपने को ये समझना है कि वो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कुछ भी है उसका कंपनी के बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट है और अपने उसको कैसे डिस्क्लोज कर रहे हैं। और ये जो भी डिस्क्लोजर है अपने किसी, ये तो आईटीसी का दिस इज वन सैम्पल बैलेंस शीट, बट अपने किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट में उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अभी से ही ये काम करोगे तो बाद में कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। फाइन, मतलब वो आदत में आ जाएगा धीरे धीरे। तो अभी जैसे अपने को 400 पन्ना देख के लग रहा है ना 400 पेज है, तो इवेंचुअली तुम खुद ही सोचो कि अपने कोई भी टेस्ट कराते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो रिपोर्ट होता है 8, 10, 15 पन्ना का होता है। अपने किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितना मिनट में उस रिपोर्ट को देख लेते हैं? देख लेते हैं ना 2 मिनट में, शायद 2 मिनट भी स्पेंड नहीं करता है ना, वो देख लेता है। लेकिन वही अपने जब घर में उस रिपोर्ट को देखते हैं तो अपने देखते हैं ये इसका लिमिट ये है, फिर गूगल करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। तो पता चलता है इवेंचुअली कि ये रिपोर्ट देख के तो भाई कैंसर का चांस लग रहा है। तो वैसे ही भले ये 400 पन्ना का है, बट जब तुम्हारा ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो विद इन फ्यू मिनट्स या मे बी थोड़ा टाइम में तुमको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी कैसा कर रहा है, एंड यू विल गेट टू नो द क्रक्स ऑफ इट। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने को कंसिस्टेंट रहना है। फाइन, मेक सेंस। डिविडेंड का पैसा में टैक्स डिडक्ट होता है क्या? अच्छा, तुम टैक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई एम नॉट द राइट पर्सन। वैसे मोस्ट लाइकली अभी कोई अमेंडमेंट है तुमको ध्यान नहीं है, बट मोस्ट लाइकली नहीं होता है, बट स्टिल आई विल गेट बैक टू ऑन दिस। दृष्टि, क्लास तो स्टार्ट हो गया, तुम ज्वाइन करो। क्या क्या? सिलेबस का शीट? वो वाला तो नहीं है, मतलब दे देगा, ये रख लेगा। चलो ठीक है। इन लोग को भी बड़ा आदमी वाला फीलिंग आ रहा होगा ना बैलेंस शीट अगर देखेंगे। सो कमिंग टू द मैट पार्ट, एडवांस अकाउंटिंग का, सो वो अभी अपनी कमिंग 2 वीक विल डू फ्रॉम प्रिंट आउट या फिर पीडीएफ। मेरे को लग रहा है 2 वीक में वो बन के आ जाएगा। इसके अलावा मेरे को उम्मीद है कि मे बी अभी नहीं, बट 5-6 महीना बाद आईसीआई के साइड से एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह आना चाहिए, पर्टिकुलरली एमसीक्यूज को लेकर, या कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो वो जब आएगा देन विल टेक केयर उस समय उस चीज़ का। फाइन, ठीक है। नाउ सी AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो ये जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, राइट, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितने भी बिजनेस एंटिटी है वो लोग सेम प्लेटफॉर्म पे रहे, वो लोग अलग अलग तरीके से बुक को मेंटेन नहीं करें। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा तो क्या होगा कि सब अपने हिसाब से बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर वो बैलेंस शीट आपस में कंपैरेबल नहीं होगा।
कंपेरेबल नहीं होगा तो अपने फिर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी अपने screener.in पे देख रहे थे ना, हर एक कंपनी का बैलेंस शीट का नंबर बगल बगल में रखा हुआ था। लेकिन मान कि एक कंपनी का बैलेंस शीट 12 महीना का हो, एक का 15 महीना का हो, एक अगर फॉलो कर रहा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, एक फॉलो कर रहा है कैश कॉन्सेप्ट, तो वो आपस में कंपैरेबल नहीं होगा। तो कंपैरेबल होना ज़रूरी है, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंडिया में जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सारा का सारा आईसीएआई ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, आईसीएआई का अलग से कमेटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो पार्ट में बट जाते हैं। एक जो तुम्हारा कंपनी पे एप्लीकेबल है और एक तुम्हारा जो नॉन कंपनी पे एप्लीकेबल है। राइट, अब जो नॉन कंपनी पे एप्लीकेबल है वो सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई खुद उसको नोटिफाई कर देते हैं। आईसीआई के पास पावर है स्टैट्यूटरी राइट से, मतलब क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है 1949, उसमें उसके पास पावर है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई कर सकते हैं। जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी के लिए है वो आईसीआई भेज देता है एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को, वो फिर उसको नोटिफाई करते हैं। अब एमसीए वाला उसमें कोई मेहनत नहीं करता, जो आईसीआई भेजता है उसी को नोटिफाई करते हैं, लेकिन नोटिफाई करने का पावर उसके पास है। तो अपने जो एएस पढ़ है, जैसे AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, टेक्निकली ये भी दो है, एक तुम्हारा कंपनी के लिए और एक तुम्हारा नॉन कंपनी के लिए, बट दोनों में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि कुछ भी चेंजेज नहीं है वहाँ पे। ये था एक बात। दूसरा, जितनी भी कंपनीज बड़ी हैं फॉर बिग कंपनीज, उनके केस में एएस एप्लीकेबल नहीं होता, उनके केस में इंड एएस एप्लीकेबल होता है, IND-AS। राइट, IND-AS क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में जितनी भी कंपनीज है वो फॉलो कर रही हैं। अब वैसे दुनिया में जितने भी देश हैं सब अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम क्रॉस इन्वेस्टमेंट करें, अगर तुम यहाँ से बैठ के इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन यूके या फिर यूएस, तो क्या होगा, तुमको वहाँ का अकाउंट्स समझ में आना चाहिए। फाइन, तो इसीलिए जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनका एक कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो ग्लोबली फॉलो होता है, उसको अपने बोलते हैं IFRS। ठीक है, अब ये जो IFRS है इसी का एक तुम समझो छोटा भाई है या फिर कजन है, वो है इंड-एएस। IFRS एज इज बेसिस पे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स था, तो IFRS का कन्वर्ज्ड फॉर्म विच इज 80-90% सेम, इंड-एएस वो अपने यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो फाइनल में जो अपना अकाउंट्स रहेगा वो मेजरली पूरा का पूरा इंड-एएस पे बेस रहेगा। इंटर का जो अपना अकाउंट्स है वो मोर देन 50% एएस पे बेस्ड है एंड उसके बाद कुछ एडिशनल चैप्टर्स हैं। ठीक है, कमिंग टू दिस AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये क्या है कि हमारे पास जितना भी सामान पड़ा हुआ है, ओके, तो सबसे पहला बात तो इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ। इन्वेंट्री मतलब वो सारा सामान जो हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं। राइट, अगर कोई भी चीज़ जो अपने कभी बेच दिए, जैसे अपना अगर लैपटॉप पुराना हो गया अपने उसको बेच दिए, गाड़ी पुराना हो गया उसको बेच दिए, उसको अपने इन्वेंट्री नहीं बोलते। वो सारा चीज़ जो अपने बेचने के लिए खरीदते हैं, मतलब जो अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, वो इन्वेंट्री होता है। ये इन्वेंट्री किसके लिए होता है? ये इन्वेंट्री होता है ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। वॉट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मतलब जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल, मतलब जो सामान खरीद के लाया, उसके बाद फिनिश गुड्स जिसको अपने बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी जो अपना फाइनल सामान बन के आया। अब जब सामान बन रहा है उसको बनने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो 31 मार्च को ऐसा सामान होता है जो कि बनना शुरू हो गया बट पूरा बना नहीं, वो हो गया तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद कुछ सामान होता है जो पैकिंग में काम आता है, पैकिंग मटेरियल। इसके अलावा दिस वन मोर थिंग, अपने कभी भी किसी भी प्लांट या फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा मशीन होता है। अब मशीन में क्या होता है ना, डेली बेसिस पे तेल वेल लगाना होता है वरना जाम हो जाएगा। फिर जब मशीन चलता है तो फ्रिक्शन होता है, तो नट्स हो गया, बोल्ट्स हो गया, स्क्रू हो गया, और ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट्स होता है जो वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काम आते हैं। इसको अपने बोलते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी तुम्हारा इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं।
हाँ, ये बेचने के लिए नहीं है, लेकिन AS2 स्टोर्स एंड स्पेयर्स को भी इन्वेंट्री के अंदर क्लासीफाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम ट्रेडिंग के एंगल से बात करेगा तो ट्रेडिंग में सिर्फ इन्वेंट्री जो बेचने के लिए खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री जो कि अपने खरीद रहे हैं बनाने के लिए, राइट। तो ये तुम्हारा बनाने में काम आ रहा है, तो उस रिस्पेक्ट से तुम्हारा ये उसमें इंक्लूड कर लिया। इसका भी नंबर अच्छा खासा होता है, राइट। इसका अमाउंट भी काफ़ी काफ़ी अच्छा होता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स का। इसको अपने लूज टूल्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर मानो कि कोई ऐसा स्पेयर पार्ट है जो कि फिक्स एसेट की तरह अपने इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फिक्स एसेट मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसको अपने इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। इन जनरल जितना भी तुम्हारा स्टोर्स एंड स्पेयर्स है वो इन्वेंट्री के डेफिनेशन में आता है। बट अगर स्टोर्स एंड स्पेयर्स को अपने पीपीई की तरह डिफाइन कर पा रहे हैं, पीपीई का डेफिनेशन क्या है तुम लोग को याद है कुछ भी? हाँ, क्या होता है पीपीई? वो सारा एसेट जो 1 साल से ज़्यादा, सही प्रकाश, और क्या होता है? तो मेजरली दो चीज़ था। एक था कि 1 साल से ज़्यादा, एंड दूसरा वो अपने को धंधा करने में हेल्प कर रहे हैं या उससे अपने रेंट का इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, राइट। मतलब क्या तो वो बिजनेस में यूज आ रहे हैं, या उससे अपने सर्विस रेंडर कर पा रहे हैं, या फिर उससे अपने रेंट का इनकम ले पा रहे हैं, राइट। ये सारा है, प्लस 1 साल से ज़्यादा का यूज है, तो वो अपना पीपीई है। तो पीपीई को छोड़ के बाकी सारा जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स है वो अपना इन्वेंट्री में क्लासीफाई होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि ये देखना कि अपना बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का नंबर कितना जाएगा। तो अपने देखे थे ना एटीसी का बैलेंस शीट में 10,500 करोड़ का इन्वेंट्री था, तो उसको अपने बोलते हैं कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। कैरिंग वैल्यू मतलब अपने अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री को कितना रिपोर्ट कर रहे हैं, डेट इज फर्स्ट थिंग। दूसरा बात क्या है तुम्हारा, कॉस्ट फॉर्मूला, मतलब इन्वेंट्री का वो वैल्यू कैसे आया। ओके, अब कैसे आएगा क्या मतलब है, तुम्हारे पास जो सामान है वो तुम्हारा अपने खरीदे तो उसका कुछ दाम था, अपने उसको जब बेचेंगे तो कुछ वैल्यू में बेचेंगे, राइट। अब मानो कोई सामान अगर 1,000 रुपया में अपने खरीदे, लेकिन आज के दिन वो 700 रुपया से ज़्यादा में नहीं बिकेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है अपने कोई सामान अगर 1,000 में खरीदे और आज के दिन वो 700 से ज़्यादा में नहीं बिकेगा। अपने जब बैलेंस शीट बनाए तो अगर अपने 1,000 रुपया में इन्वेंट्री को दिखाते हैं तो क्या ये सही है या गलत है? क्यों गलत है? हाँ, क्यों मतलब गलत क्यों है? अगर अपने एकदम आम भाषा में बात करें तो, राइट, बैलेंस शीट ओवर स्टेट हो रहे हैं, राइट। अगर अपने इन्वेंट्री 1,000 का दिखा रहे हैं मतलब अपने को 1,000 का फ़ायदा मिलने वाला है, बट ऐसा तो नहीं है, गलत है, ये 1,000 का फ़ायदा नहीं मिलने वाले, तो बैलेंस शीट ओवर स्टेट हो रहा है, तो अपने को 700 में दिखाना चाहिए। तो 700 में अपने कब दिखा पाएगा, जब अपने 700 को कैलकुलेट कर पाएगा। तो 700 को कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी। एनआरवी का मतलब क्या हुआ, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू मतलब सामान कितना में बिकेगा माइनस उसको बेचने का क्या खर्चा है, राइट। तो देखो, पहला बात क्या था कि बैलेंस शीट में कितना रुपया जाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे तो क्या इसमें आना जाना है, जितना मैं खरीदा उतना मैं डाल दूँ, बहुत बड़ा चीज़ है ये। क्यों बड़ा चीज़ है? आज के दिन इन्वेंट्री के ऊपर बैंक का फंडिंग भी होता है, ठीक है। बैंक का फंडिंग कैसे होता है, तुमको बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, जिसको अपने कैश अपने वो बनाते थे ना बीआरएस। तो बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता था, याद होगा तुम लोग को। तो बैंक वाला तुमको 10 करोड़ का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दिया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब तुम्हारा अकाउंट में बैलेंस नहीं है, लेकिन तुम 10 करोड़ रुपया तक का लिमिट है, तुम आराम से खर्चा करो। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या है ओडी फैसिलिटी का? ओडी फैसिलिटी का फ़ायदा ये है कि अगर तुमको ओवरड्रॉ नहीं करना तो मत करो, ब्याज नहीं लगेगा, और अगर तुम ओवरड्रॉ किया तो ब्याज लगेगा। ये अच्छा है ना। अगर हम 10 करोड़ रुपया लेके अपने घर में रख लें तो मेरा तो डेली उस पर ब्याज जाएगा, और ऐसे हमको जितना दिन यूज करना होगा हम करेगा, नहीं यूज करना होगा तो मेरा ब्याज नहीं लगेगा, राइट। तो ये जो फैसिलिटी है अभी बैंक वाला किस पे दे रहा है तुम्हारा,
इन्वेंट्री के ऊपर, मतलब इन्वेंट्री को सिक्योर करके बैंक वाला उस पर तुमको ये वाला फैसिलिटी दे रहे हैं। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है ना। अगर इन्वेंट्री का वैल्यू कम हो गया तो बैंक को चिंता होगा कि भाई इन्वेंट्री कम है, मतलब मेरा सिक्योरिटी कम हो गया, तो लोन का वैल्यू कम कर देगा। करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब बैंक वालों को कैसे भरोसा हो कि तुम जितना इन्वेंट्री लिखा है उतना सच है? चेक करवाएगा, किससे चेक करवाएगा? ये से चेक कराएगा, ठीक है। ऑडिटर पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ऑडिटर तो बैलेंस शीट साइन किया ना, राइट। तो किसी दूसरा सीए से चेक करवाएगा। उस सीए का काम क्या है? उस सीए का दो काम है। पहला तो ये इंश्योर करना कि बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री दिख रहा है उसका कॉस्ट फॉर्मूला, एनआरवी सब सही है। दूसरा, वो जाएगा गोडाउन में, वेयर हाउस में, वहाँ जाके गिनती करेगा। गिनती खुद थोड़ी करेगा, आर्टिकल को भेज देगा तुम, ठीक है। अब आर्टिकल को कितना रुपया देना होता है? 2000, चल 5000 दे दिया, ठीक है। तो 2 आर्टिकल को भेजा, 2 का भी दरकार नहीं पड़ेगा, लेकिन मान ले 2 आर्टिकल को भेजा, तो 2 आर्टिकल का एक दिन का कितना सैलरी बताओ? महीना का 10,000 हुआ ना, एक दिन का कितना सैलरी हुआ 2 आर्टिकल का? 300 रुपया, ठीक है। 300 का खर्चा है भाई का। उसके बाद उसको मिलेगा कितना? कम से कम 10,000 रुपया, ठीक है। अच्छा काम है, एक दिन का 10,000 रुपया, एक स्टॉक ऑडिट का। तुमको बैंक से सेटिंग करके अपने आप को वो इम्पैनल करा के काम लेना पड़ेगा, वो खर्चा पानी अलग है। लेकिन तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट 300 रुपया, तुमको 10,000 मिलेगा। ऐसा साल में 4 बार तुमको हर क्वार्टर में करने मिल जाए तो 40,000 हो गया। हाँ, पक्का, मतलब स्टैंडर्ड रेट है मोटा मोटी 10 का, तो 40 हो गया। और मान कि तुम जिस कंपनी का काम कर रहे हो उसका 10 ब्रांच है, तो 4 लाख रुपया यही हो गया। एंड ये होता है, फैक्ट है, लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो चीज़ मस्त है, उसके लिए अपने को एच टू आना चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट है एच टू। रूपम अलर्ट हो गया, और अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो एक तो वो एंगल हो गया। दूसरा एंगल क्या है कि अगर अपना इन्वेंट्री का वैल्यू कम बेसी होता है तो अपना प्रॉफिट कम बेसी होगा या नहीं होगा? होगा। प्रॉफिट कम बेसी होगा तो टैक्स कम बेसी होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर तेरा हिलेगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हिलेगा तो प्रॉफिट हिलेगा ना। अगर अपने पुराना बैलेंस शीट के हिसाब से बात करें, जो अपने को याद है, तो क्लोजिंग स्टॉक हिलेगा तो जीपी हिलेगा, जीपी हिलेगा तो नेट प्रॉफिट हिलेगा, राइट। तो इन्वेंट्री में इतना ताकत है कि तुम्हारा टैक्स का अमाउंट को हिला सकते हैं। तो तुम सोचो कि अगर इन्वेंट्री अगेन ज़्यादा नहीं, मान ले 50 करोड़ से हिले, 50 करोड़ से ये गायब हुई हैं। 50 करोड़ कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। आईटीसी का इन्वेंट्री कितना था? 10,500। 10,500 का 1% कितना होता है बताओ? यही सीए बनेगा तुम। 105 करोड़, 1% क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो अगर आईटीसी का बैलेंस शीट इन्वेंट्री 1% से भी हिला तो 105 करोड़ हो गया ना। और उस पर टैक्स लगा तो 30%, कितना हो गया? 30 करोड़ का टैक्स। मतलब इन्वेंट्री तुम 1% इधर का उधर कर, 30 करोड़ का टैक्स इधर का उधर हो जाएगा। बड़ा चीज़ है कि नहीं बताओ? फाइन। ऐसे भी यार अपने जो भी काम करेंगे आगे जाके विल वर्क फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली, है ना। कौन सा जिसका टर्नओवर 10-15 लाख, 20-50 लाख का, 1 करोड़ का है, वो कौन सा सीए को कुछ दे के निहाल करेगा? वो क्या ही करेगा। विल वर्क फॉर बिग कॉरपोरेशन, ये हो गया। या अपने वैसा धंधा करेंगे बड़ा बन के, इधर ऑफ द टू, ठीक है। ये दूसरा क्या है कि तुम्हारा बैलेंस शीट जितना स्ट्रांग होता है उतना अच्छा अपना अपने पिच कर सकते हैं लोन के लिए। एंड क्योंकि आज के टाइम अपने इन्वेस्टर से भी पैसा उठाते हैं तो अपना फंडिंग में भी हेल्प करते हैं। तो इन्वेंट्री इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे अपना कमांड होना चाहिए, फ्रॉम फिनांस एंगल एज वेल एंड फ्रॉम अकाउंटिंग एज वेल। जब भी मैं फिनांस एंगल बोलूँ ना तो तुम याद कर लेना अपने बात कर रहे हैं इन्वेस्टर के एंगल से, और जब भी अकाउंटिंग एंगल बोले तो अपने बात कर रहे हैं कंट्रोलर के एंगल से।
राइट। ये दो अलग अलग एस्पेक्ट है ये। तो अपने AS2 में 3 चीज़ पे काम करेंगे। पहला क्या है, टू डिटरमाइन करना कि अपना बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का कैरिंग वैल्यू क्या होगा। दूसरा कॉस्ट फॉर्मूला, एंड तीसरा NRV। ठीक है। अब AS2 सारा एंटिटी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पे एग्जेम्पशन है, किसी को ऐसा कुछ भी नहीं है। AS2 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एंटिटी। AS2 में फर्दर फिर अपने को इन्वेंट्री का डेफिनेशन दिया हुआ है कि इन्वेंट्री क्या होता है। अब ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना अपने को स्क्रीन पे, ये सब अपने को पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगा। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि AS का जो क्वेश्चन है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्रैक्टिकल ड्रिवन, कि तुम सम बना दिया हो गया। दूसरा होता है कि थोड़ा सा मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्ट, तो उसका चांसेस जो है वो AS में थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें क्या है, तुमको थोड़ा सा पहले ज्ञान देना होगा, जैसे ज्ञान तुम्हारे सामने है, उसके बाद तुमको नंबर्स बताना होगा, राइट। तो जाके तुमको पूरा 5/5 मिलेगा। तो ये ज्ञान अपने को आना चाहिए। इन्वेंट्री आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या हुआ कि अपने बेचने के लिए खरीद रहे हैं। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि अपना नॉर्मल काम ही है कि उसको खरीद के बेचना। इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो सारा इन्वेंट्री जो बनना शुरू हो गया बट अभी तक पूरा बना नहीं है। अब स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर कंजम्पशन, मतलब रॉ मटेरियल अपने खरीदे, और क्यों खरीदे, उसको अपने प्रोडक्शन में फर्दर यूज करेंगे। मेंटेनेंस, सप्लाई एंड कंज्यूमेबल्स, लूज टूल्स, जो अपने बात किया था स्टोर एंड स्पेयर्स का, तो यहाँ कौन सा स्टोर एंड स्पेयर्स नहीं आएगा? PPE वाला नहीं आएगा। वृश्चिक पॉइंट नंबर 1 है हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स। देखो H में कंफ्यूजन होगा, तो जूम करने से क्लियर हो जाएगी वो H है। ओके, फिर देखो इंक्लूड्स सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है? रैपिंग पेपर, कार्टन्स, स्टेशनरी, मतलब जो जितना भी पैकिंग का सामान वगैरह है वो सारा। तो दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न लिखा हुआ रहता है, ये AS का स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। लेकिन जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जैसे मान मैगी है या लेज है ना, तो लेज के केस में चिप्स तो इम्पॉर्टेंट है, बट उतना इम्पॉर्टेंट हवा और उसका बाहर वाला पैकेट भी है, राइट। तुम लोग 2 जम खाते हैं, तो 2 जम का जो पुराना पैकेजिंग था वो बहुत महंगा था। हाँ, अभी वो लोग क्या है कि औकात में आ गया, वो लोग कि भाई भारी खर्चा हो रहा है पैकेजिंग पे। उस समय नया नया आया था तो प्रीमियम प्रोडक्ट देने का कोशिश कर रहा था। एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, माई फ्रेंड वाज वर्किंग देयर, शायद 1 रुपये से ऊपर का कॉस्टिंग था एक 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 पैकेजिंग का। उसका तुम लोग देखना कि जो प्रिंटिंग का क्वालिटी है ना उस पर, वो भी बहुत ज़्यादा मस्त था वो, राइट। सो वो सब भी अपना इन्वेंट्री का पार्ट है। ये क्या इंक्लूड नहीं करता? अच्छा, टू डिस्कस का पॉइंट नंबर 1, वैल्यू एट विच इन्वेंट्री इज टू बी कैरिड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 2 का एंड में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, उसको लग रहा है W/P लिखा हुआ है। WIP इज वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या इंक्लूड नहीं करता? इट डजंट इंक्लूड मशीन स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाई इक्विपमेंट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ PPE। मतलब कोई भी आइटम जो अगर स्पेसिफिकली अपने PPE में क्लासीफाई कर पा रहे हैं तो वो AS2 में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला भाई इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, वी ऑलरेडी नो, बट स्टिल एक तो तुम्हारा वो सारा आइटम जिसको अपने बेचने के लिए खरीद रहे हैं,
ओके। दूसरा क्या आएगा? रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फिर लूज टूल्स, कंज्यूमेबल्स, दोज थिंग्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, नॉट क्लासिफाइड एज एसेट इन पीपी। ठीक है। और एक और आइटम क्या था? सप्लाई। सप्लाई मतलब मेंटेनेंस सप्लाई हो गया, गार्डन्स हो गया, मतलब जितना भी तुम्हारा पैकेजिंग मटेरियल्स है वो सारा चीज़। ठीक है। और AS2 में अपने को देखना क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट द कैरिंग वैल्यू, द कॉस्ट फॉर्मूला एंड NRV। क्लियर है? अच्छा, तुम लोग को याद है अपने जब ITC का बैलेंस शीट देखा था तो अपने 3 जगह वहाँ पे इन्वेंट्री का मेंशन देखा था। एक क्या था? बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का नंबर था। ठीक। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी में इन्वेंट्री के ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ था। और तीसरा, नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ लिखा हुआ था। वो क्या था? जो नंबर है 10,500 करोड़, उसका डिटेलिंग था। ठीक है। सो अपने कभी भी कोई भी बैलेंस शीट रीड करेंगे, अभी के लिए अपने सेलेक्टिवली रीड करेंगे, बट विल ट्राई कि उसका नंबर अपने को याद रहे। नंबर याद रहेगा तो अपना चीज़ों पे ग्रिप बनना शुरू होगा। पीपी, जैसे जैसे मान ले, नहीं मेटलिटी तो हर जगह है। जैसे मान कि तुम्हारा 2M वाला, तुम्हारा पैकिंग मटेरियल को सील करना होता है कोई भी गर्म चीज़ से, राइट। वो करने के लिए वो लोग एक सील करने का मशीन लाया, जो कि मान 200 रुपया का है। ऑनलाइन मिलता है ना, एडवर्ट आता है, ऐसे एक पकड़ के सील कर दिया। तो 200 रुपया का मशीन लाया, तो वो पीपी में क्लासीफाई करने का दरकार नहीं है, नॉन मटेरियल है। अब क्या चीज़ नॉन मटेरियल है, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, राइट। तो अब देखो इसका बैलेंस शीट कौन साइन किया? EY साइन किया। तो अभी ITC वाला मान की वो मशीन लाया 200, ITC वाला भी तो चिप्स बेचते हैं, क्या नाम है उसका चिप्स का? पिंगो। मज़ा नहीं आता ना ये? तो मान ला ITC वाला 200 रुपया का मशीन लाया, ठीक है, लाएगा नहीं वैसे। तो अभी वो 200 रुपया का जो मशीन है वो पीपी नहीं है। इसके लिए ITC का जो मैनेजमेंट है वो एक कागज़ पे लिख के देगा कि ये कंपनी का पॉलिसी है कि हम लोग 5,000 से कम का कोई भी सामान लाएगा तो उसको AS10 के अंदर पीपी नहीं माना जाएगा। उसको जब भी अपने खरीदेगा उसी साल अपने उसको चार्ज ऑफ कर देगा। ऐसा वो एक कागज़ में लिखेगा, नीचे साइन करेगा, स्टाम्प मारेगा और वो ऑडिटर को दे देगा। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी। क्लियर? अब कोई भी आइटम, जैसे मानो कि अब प्रैक्टिकली हम बात करें तो मानो ITC के पास पैकिंग का मशीन है जिसका वैल्यू मान ले कि 5 करोड़ का है, तो 5 करोड़ पीपी हो गया। अब वो मशीन में कोई भी तेल वेल लग रहा है डेली का, या लूज पार्ट्स वगैरह लग रहा है, वो सारा हो गया इन्वेंट्री। ठीक। जो चिप्स पैक हो रहे हैं वो क्या हो गया? इन्वेंट्री। जो तुम्हारा पैकिंग मटेरियल्स है वो क्या हो गया? इन्वेंट्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या इन्वेंट्री है क्या नहीं है? फाइन। नाउ सी, AS2 में क्या नहीं आता है ना? अब तुम बोलोगे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आता है क्या नहीं आता है? तो फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि अपने पास देखो लिस्ट है, देख रहे हैं कितना है ऐसे? 29 -2, 6 और 8 नहीं है, कितना बचा? 27। तो 27 AS है। तो ऐसा हो सकता है ना कोई आइटम कॉमन हो जो 2 AS में कवर होता हो, तो दोनों भाई आपस में लड़ाई कर लेगा, ये मेरा आइटम मेरा आइटम है, राइट। तो इसीलिए जो जो कॉमन आइटम्स है उसको लेके हर एएस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये वाला चीज़ यहाँ पे कवर्ड नहीं है। फाइन। तो क्या क्या इसमें नहीं आते? सबसे पहला, अंडर कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग और बिल्डर या रियल एस्टेट डेवलपर। कोई भी बिल्डिंग या कोई भी चीज़ जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है या बन के रेडी हो गया, तो कहाँ जाएगा वो? AS7 है उसके लिए अलग से। ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ हम लोगों को बताना भूल गया, ये जो सिलेबस है, राइट, इसका जो प्रिंट आउट है, जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा, ये लोग, तुम लोग अपना जो भी स्टडी रूम है या जहाँ भी है वहाँ पे इसको चिपका लेना, ठीक है। चिपकाने का मेरा जो मेन इंटेंट है वो ये है कि अपने को सारा का सारा एएस का नाम याद होना चाहिए, 27 एएस का नाम अपने को एकदम मुँह जवानी याद होना चाहिए। इसके अलावा तुम लोग एक और काम करना, जितना भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ऑडिट वाला क्लास जब होगा तब यू विल गेट टू नो, उसका भी एक जगह नाम लिख के प्रिंट आउट निकाल के चिपका लेना। तो अपने को सारा एएस और सारा एसए, इसका नाम अपने को हमेशा याद होना चाहिए। अब क्योंकि अपना एडवांस अकाउंट्स का बहुत छोटा सिलेबस एक पन्ना में आ जाते हैं, तो क्या है कि एक पन्ना ही चिपकाना है, तो अपने को कंट्रोल में रहेगा कि इसमें ये चैप्टर्स हैं, मेरे को ये आता है, ये नहीं आता, या कुछ भी नहीं आता है, या सारा आता है, मतलब जैसा भी है, ठीक है। और फिर इसका स्नैप लेके भेजते रहना, स्ट्रिक भी मेंटेन होगा, सामने वाला टेंशन में भी चाहिएगा। देखो, WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, अभी तुम लोग बता सकते हो WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, एनी आइडिया? तुम अच्छा पॉइंट रीच कर दिया। जी, जितना भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होता है ना, उसमें जितना भी सिम कार्ड्स होते हैं वो इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। खैर, दैट इज़ नॉट द पॉइंट हियर। WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन यार कोई, एनी वन? जैसे मान कि अपने अपने अकाउंट्स का जो क्लास है, वो अपने मान लेते हैं एक बार कि अपने जनवरी में शुरू किया, एक बार मान लेते हैं, तो अपना 31 मार्च तक सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अकाउंट्स का जो क्लास है वो सर्विस है, अगर अपने एनई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर्विस रेवेन्यू है, ठीक है। तो 31 मार्च को अपना जो क्लास है वो कंटिन्यूड है, वो ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, तो अपने बोल सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस है, राइट। लेकिन सर्विस का जो वर्क इन प्रोग्रेस है, एक सर्विस हुआ ना ये, जैसे मान कि 100 क्लास है, अभी 50 क्लास हो गया, 50 क्लास बाकी है, तो अपने नहीं बोल सकते कि वो वर्क इन प्रोग्रेस या वो इन्वेंट्री में क्लासीफाई नहीं होगा। गेटिंग इट, मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम बोलोगे क्या होगा, तो AS9 जो है वो इस पे बात करते हैं कि जितना भी सर्विसेज है उसको अगर अपने बांट पाए, अगर अपने उसको डिवाइड कर पाए, तो अपने एक एक सेगमेंट को, एक एक डिवीजन को रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। और अगर अपने नहीं बांट पाए, तो जब अपने पूरा सर्विस रेंडर करेंगे तब उसको रेवेन्यू बुक करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग है, यस नीरज श्योर, आई विल शेयर। नीरज बोला हम आज ही प्रिंट आउट लगाएगा। मोक बिल्डिंग का यार ये है कि जितना भी बिल्डिंग्स है, भले ही वो बन गया या बन रहा है, उसको अपने इन्वेंट्री में क्लासीफाई नहीं करते, वो AS7 उसका टेक केयर करते हैं। क्या चीज़? अगर तुम बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, और बनाने के बाद तुम्हारा वो बिल्डिंग रेडी हो गया बन के, राइट, और तुम उस बिल्डिंग को भाड़ा वाड़ा पे लगा दिया, तो वो तुम्हारा PP की तरह हो जाएगा, तो वो धंधा वंधा में यूज कर रहे हैं, तो फिर वो तुम्हारा उसमें आ जाएगा, राइट। मतलब तुम उससे अगर सर्विस वगैरह रेंडर कर रहे हैं तो फिर वो PP में आ जाएगा। लेकिन तुम अगर बिल्डिंग बना लिया और बिल्डिंग बना के तुमको एज इज पूरा बिल्डिंग को ही बेचना है, तो वो तुम्हारा PP में नहीं आएगा। AS7, ठीक है। अब देख, वॉयज इन प्रोग्रेस, मतलब अपने जो है, अपने पास बहुत टाइम है जीवन में, पूरा फकीरी चल रहा है, तो अपने सोचे कि अपने ना ओशियन पे जो सी वॉयज होता है, 40 दिन 50 दिन है ना, अपने बोले उस पर घूम के आते हैं।
50 दिन अपने समंदर पे ही बिताते हैं वैसा करके। तो अपने 15 मार्च को निकल पड़े, ठीक है। अब वो वापस आएगा 30 अप्रैल को, तो 45 दिन अपने वहीं है समंदर के ऊपर। तो अगर अपने 31 मार्च को देखें तो 15 आउट ऑफ 45 डेज अपना बीता है। तो वो जो सर्विस देना बाकी है, मतलब जो भी शिपिंग कंपनी अपने को वॉयज पे लेके गया है उसका 2/3 सर्विस देना बाकी है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं आएगा। लेकिन तुम लोग गए हो वहाँ पे, तो वहाँ पे 45 दिन कुछ खाओगे पियोगे ना, है ना। अगले संडे तुम लोग का मन हुआ कि तुम लोग समुद्र में कूद के मछली निकाल के खाए तो अलग बात है। तो जो भी तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है शिप के ऊपर, वो सारा इन्वेंट्री का पार्ट होगा। यू गेटिंग द डिफरेंस, कि जो शिपिंग कंपनी अपने को सर्विस दे रहा है, कि वो तुमसे एक पैसा चार्ज किया, तो वो सर्विस का जो WIP है दैट इज नॉट इन्वेंट्री। लेकिन अगर उस शिप के ऊपर कोई सामान पड़ा हुआ है तो उसको अपने इन्वेंट्री में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या क्या? सीए जाएगा साथ में, सीए जाएगा साथ में। तुम वीडियो कॉल करके भी गिन सकते। सो देखो, इन शिपिंग कंपनी वॉयज इन प्रोग्रेस इज नॉट इन्वेंट्री, फ्यूल्स एंड स्टोर्स नॉट कंज्यूम्ड एट ईयर एंड इज इन्वेंट्री। तो टाइटैनिक मूवी देखें? टाइटैनिक नहीं देखा? देखो यार। तो तुम लोग देखना कि वो शिप के अंदर ना बहुत सारा अंदर में मशीन वशीन चलता रहते हैं, तो उसमें भी तो तेल वेल लगता ही होगा यार, राइट। तो वहाँ पे भी तुम्हारा स्टोर्स एंड स्पेयर्स लगता है, तो वो सारा भी इन्वेंट्री का पार्ट है। देन शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारा AS 13 में कवर्ड है। जितना भी इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। नेचुरल रिसोर्सेस, वो तुम्हारा यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा AS 2 के अंदर। तो दीज आर द थिंग्स जो AS 2 के अंदर कवर नहीं होगा। ओके, कंसाइनर में जो में क्या कंसाइनमेंट में जो कंसाइनर जो गुड सेंड करता है वो WIP में आएगा क्या? ओके, सो ये बताओ, कंसाइनमेंट वाला जो ट्रांजेक्शन है उसमें जो सामान भेज रहा है वो क्या WIP का पार्ट होगा या नहीं होगा? तो पहला बात तो यार उसमें WIP का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। WIP मतलब जो सामान तुम्हारा अभी बन के तैयार नहीं हुआ वो WIP होता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि अगर अपने कंसाइनमेंट में सामान दिए तो वो अपना इन्वेंट्री है कि नहीं है। तो अगर वो सामान नहीं बिका तो 100% इन्वेंट्री है, और बिक गया तो अपना सेल्स का पार्ट है वो। ओके, क्लैरिटी है यहाँ तक? इन्वेंट्री में क्या क्या नहीं आएगा? तो इन्वेंट्री में क्या क्या नहीं आएगा, देखो सबसे पहले अपने क्या बात की है कि जितना भी अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, किसका? रियल एस्टेट डेवलपर्स का या बिल्डर्स का, वो इन्वेंट्री में नहीं आएगा। दूसरा क्या था? WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ शिपिंग कंपनी तुम्हारा जितना भी फ्यूल्स एंड स्टोर्स पड़ा हुआ है शिप के ऊपर वो इन्वेंट्री का पार्ट है। लेकिन जो वॉइस सर्विस है वो उसका WIP इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा शेयर्स, डिवेंचर्स, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारा इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। अच्छा, तुम लोग को याद है इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा, जस्ट गिविंग वन रेफरेंस, जैसे गिटार, बाहर गिटार पड़ा है ना, जो कभी अपने बजाएंगे ऐसा सपने है। सो गिटार भी है, बाहर बांसुरी भी है, ये सब क्या है? तुम्हारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अपने लैब वगैरह में कोई सामान यूज करते हैं उसको भी अपने इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक। लेकिन कभी भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बात आए तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कागज, ठीक है। मैं क्यों इस पे इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ना इन सब वर्ड्स के चलते बहुत परेशानी झेले, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आता था क्या है। अभी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सुनते ही मन में कुछ और पिक्चर आता था, राइट।
तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी कागज जो कि पैसे से डील करता है, वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, प्लेन एंड सिंपल डेफिनेशन। तो कोई भी फिनेंशियल, अब तुम्हारा शेयर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आंसर इज यस। डिवेंचर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आंसर इज यस। प्रेफरेंस शेयर है, आंसर इज यस, राइट। तो कोई भी कागज जहाँ पे पैसा का लेन देन हो रहा है वो तुम्हारा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या अपने पॉकेट में जो गांधी जी का तस्वीर वाला नोट है वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल सा चीज़ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो शेयर, डिवेंचर और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये सारा भी तुम्हारा इसमें नहीं आता। नेचुरल रिसोर्स भी इसमें कवर्ड नहीं है, ये सारा चीज़ तुम्हारा AS2 में नहीं आता। तो अपने को याद हो गया ये 4 चीज़, फाइन। सो इन टोटल अपने शुरू में AS2 का 3 चीज़ बात किया था, फिर अपने बात किया था इन्वेंट्री क्या क्या होता है, फिर अपने बात किया कि AS2 में क्या क्या नहीं आएगा। इसके बाद देखो क्या है, कॉस्ट फॉर्मूला। याद है अपने शुरू में 3 पॉइंट बात किया था कि अपने को क्या करना है, कैरिंग वैल्यू निकालना है, कॉस्ट फॉर्मूला एंड NRV। तो कॉस्ट फॉर्मूला मतलब कॉस्ट अपने कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें, मोक पूछ रहा है कॉइन्स फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, भारी क्वेश्चन। हाँ, नहीं यार, वो कागज़ नहीं है ना, मेटल है वो। सो देख, कॉस्ट फॉर्मूला ना, कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो वो आइटम जो कि यूनिक है, ठीक है, यूनिक है मतलब कि तुम्हारा मान इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, तो तुम्हारे पास कुछ AC पड़ा हुआ है, कुछ रेफ्रिजरेटर्स है, कुछ टीवी है, तो सारा अलग अलग कंपनी का है, सबका मॉडल नंबर अलग अलग है, राइट। तो ये सारा क्या हो गया, तुम्हारा यूनिक आइटम्स है। तो यूनिक आइटम के केस में क्या है, कुछ नहीं है, तुमको हर किसी का अलग अलग कॉस्ट पता ही है। तुमको तुम्हारे सिस्टम में जब तुमने सामान खरीदा था तो हर किसी आइटम का अलग अलग कॉस्ट तुमको पता है। तो तुमको जब कॉस्ट अलग अलग पता है तो उसको जोड़ दो, तुमको आ जाएगा, ठीक है। अभी ये मोबाइल से मेरे को याद आया, सैमसंग का Z5 फोल्ड फ़ोन देखा है तुमने। उसका 12 GB 1 TB वेरिएंट का दाम है 1,90,000। मजा का बात ये था कि अमेजन पे उस पर सिंगल रिव्यू नहीं था कोई नहीं खरीदा। सेकंड वन, सिमिलर। सिमिलर मतलब जो एक जैसा आइटम है, उसके केस में क्या होगा। तो अभी सिमिलर इन्वेंट्री कहाँ पर होता है, जैसे मानो कि अपने पास जो भी सामान, तुम ऐसा समझो कि जो लूज कैटेगरी का है, जैसे अगर अपने पोस्ता गए, पोस्ता पता है होलसेल मार्केट है, तो वहाँ पे दाल, चावल, आलू, प्याज, टमाटर, टमाटर तो खैर PP हो गया आजकल। तो ये सारा जो चीज़ है ना, क्या हो गया यार रिव्यू, सही है। अभी न्यूज़ ये है कि प्याज का दाम भी बढ़ने वाला है, तो तुम लोग प्याज खरीद के रख सकते हैं, जब बढ़ेगा तो गिरिज पाक मोड़ पे बढ़ जाना। कुछ तो तरीका होता होगा उसको ठीक रखने का। ऐसे ही सावन में भी दाम कम चल रहा है, सावन खत्म होते ही दाम प्याज का बढ़ जाए। तो ये सारा जो आइटम है ना, दाल हो गया, चावल हो गया, ये सारा क्या है, बोरा का बोरा होता है, राइट। तो ये सारा आइटम एक जैसा है ना, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है अलग से, यूनिक मॉडल नंबर या वैसा ब्रांडिंग ब्रांडिंग नहीं है। अगर ये चावल का भी अपने ब्रांडिंग कर दे अलग से तो अलग बात होगा, अभी उसका बात नहीं कर रहे हैं। अभी अपने ब्रांडेड राइस का बात नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारा कोई किराना का दुकान है, तुम्हारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, तुम्हारे पास आशीर्वाद का आटा है, तो ठीक है, अगर आशीर्वाद का आटा है तो वो अपने आप में एक तुम्हारा यूनिक आइटम हो गया। लेकिन उसमें भी तुम्हारे पास आशीर्वाद का मान लो कि जो आटा है उसका 100 पैकेट है, तो वो सारा तो आपस में सिमिलर हो गया। तो उस केस में अपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करेगा, अपने क्या तो फीफो से करेगा या वेटेड एवरेज से करेगा। फीफो मतलब जो पहले आया वो पहले गया, और वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अपने
ऐसे चीज़ों को मेंटेन नहीं कर रहे हैं कि जो पहले आया उसी को पहले देना है, अपने सबको मिला के बेच रहे हैं, राइट। अब तुमको ये डिसाइड, देखो अभी ना तुमको थोड़ा सा ना धंधा भी समझना होगा। तुमको ये डिसाइड नहीं करना है कि इन्वेंट्री का मेथड क्या होना चाहिए, तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम्हारे धंधा को सूट क्या करते हैं, राइट। तुम क्या चाहता है कि जो सामान आए पहले वो पहले बिके, या तुमको फ़र्क नहीं करता है क्या पहले आए क्या बाद में आए, तुम जो भी सामान आता है उसको मिला देते हैं और साथ में बेच देते हैं, राइट। तो तुम्हारा जो बिजनेस प्रैक्टिस है वही तुम्हारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड बन जाएगा। गेटिंग इट? अब इस बात को समझना हो, जैसे मानो कि तुम एक्चुअली में मानो चावल बेच रहे हैं, या चावल शायद पुराना ख़राब नहीं होता है ना, होता है? तब चावल अगर ज़्यादा पुराना हो जाए तो ख़राब होता है या नहीं होता है? कीड़ा लग जाता है तो ख़राब हो गया ना फिर। ओके, चलो चावल में कन्फ्यूजन है, आलू ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अभी कन्फ्यूजन हटाने के लिए अपने आलू पे फोकस करते हैं, ठीक है। अबे आलू पुराना नया वो पुराना नहीं होता है। आलू में क्या होता है, जब नया फसल आता है तो उस समय नया फसल को नया बोल देते हैं, पुराना फसल को पुराना बोल देते हैं, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है आलू में। तो जो आलू है तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास पुराना आलू पड़ा हो तो ख़राब हो जाएगा। चल आलू छोड़, टमाटर तो पक्का ख़राब होगा, ठीक है। तो वहाँ पे अपने क्या फॉलो करने की कोशिश करेंगे, फीफो, कि जो पहले टमाटर आया उसको पहले बेचो, राइट, जिससे कि पुराना वाला टमाटर अपना ख़राब नहीं हो। अब मान के तुम कोयला बेच रहे हैं, ठीक है। तो कोयला के केस में क्या ही फ़र्क होगा ना, थोड़ा ज़्यादा काला हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। सो वहाँ पे तुम आराम से वेटेड एवरेज फॉलो कर सकते हैं कि जो आया मिलाया बेच दिया। या कोयला छोड़, तुम अगर कंक्रीट बेच रहे हैं, होता है ना, बालू सीमेंट कंक्रीट, राइट, तो उसका भी अच्छा सेल होता है। तो उसमें क्या ही वो ख़राब होना है, तो तुम जो भी माल आता है पुराना के साथ मिला देता है फिर बेच देता है, तो वहाँ अपने वेटेड एवरेज फॉलो कर सकते हैं। तो तुम एक्चुअली में जो करता है, तुम अगर अपने बिजनेस में, अब ना ये जो चीज़ है ना, इसका तुम गहराई को इस बात पे समझना कि तुम किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग में बैठा है या ऑडिट कमेटी का मीटिंग में बैठा है, और वहाँ ये डिस्कशन चल रहा है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फीफो होना चाहिए या वेटेड एवरेज होना चाहिए, और इस चीज़ को चेंज करने से इन्वेंट्री वैल्यूएशन में 1000 करोड़ का फ़र्क आ सकता है। उस एंगल से सोचोगे तो बात का गहराई समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा ठीक है क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ ही कर दें, है ना। तो अभी क्या है कि अगर अपने बिजनेस प्रैक्टिस अपना ऐसा है कि अपने चीज़ को जो पहले आया उसको पहले बेच रहे हैं, बाद में आया उसको बाद में बेच रहे हैं, राइट, तो अपने फीफो हैं। और अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, अपने चीज़ों को मिला के बेच रहे हैं, तो अपने वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है। एंड थर्ड वन क्या है, मतलब इन दोनों को छोड़ के और क्या तरीका है, तो एक तो तरीका होता है रिटेल प्राइस मेथड। रिटेल प्राइस मेथड मतलब बहुत ही अजीब सा तरीका है कि तुमको कॉस्ट नहीं पता, ऐसा जनरली तो हो नहीं सकता ना, कॉस्ट तो अपने को पता ही रहता है, बट तुमको कॉस्ट नहीं पता, तुमको एमआरपी पता है, तो एमआरपी में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा, राइट। और एक दूसरा तरीका क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है कि तुम्हारे पास जितना भी सामान है, तुम उसका दो तरीके से कॉस्टिंग मेंटेन करते हैं। भारी काम है ना, एक ही नहीं होता, दो दो करते हैं। तो दो दो क्यों करते हैं, क्योंकि तुम जब साल शुरू होता है, साल कब शुरू होते हैं, 1 अप्रैल को, राइट। तो तुम फेब में मार्च में 2 महीना भयंकर मीटिंग करते हैं, राइट, बजट बजट बनाते हैं कि आने वाला साल में मेरा कितना रुपया कमाई होगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो वही है। तो कमाई कैसे निकलेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा, तुमको मन से कुछ एस्टिमेट करना पड़ेगा ना, तो तुम हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, तो तुम्हारा एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया और एक तुम्हारा एक्चुअल कॉस्टिंग हो गया। फिर तुम हर महीना बैठ के दोनों को मिलाता रहते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड ये था, एक्चुअल ये था, स्टैंडर्ड ये था, एक्चुअल ये, और वेरिएंस का अलग से अकाउंटिंग करते हैं। टाइम पास काम है पूरा। तो ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग से एक चैप्टर है जो तुम लोगों का सीए इंटर में रहेगा, फाइन। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और रिटेल प्राइस मेथड है, ये दोनों टाइम पास है,
मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट तो अपने को पढ़ना ही नहीं है, रिटेल प्राइस में कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारा एमआरपी तुमको पता है और प्रॉफिट पता है। तुमको ये पता है कि 100 का एमआरपी है और इसमें 20% प्रॉफिट है एमआरपी पे, तो तुम 100 माइनस 20 80 रुपया तुम्हारा कॉस्ट है, वो आ गया। ठीक है, मेन जो चीज़ गहराई का समझने वाला है वो तुम्हारा इसमें सिर्फ ये है कि फीफो और वेटेड एवरेज कब क्या लगना चाहिए। तो ये पार्ट क्लियर है कि क्या क्या तरीका से अपने कॉस्ट इन्वेंट्री का निकाल सकते हैं। तो ब्रॉडर कैटेगरी क्या क्या है, अगर इन्वेंट्री यूनिक है तो क्या होगा, इन्वेंट्री अगर सिमिलर है तो क्या होगा, एंड एक तुम्हारा रेसिडल कैटेगरी है कि अदर्स में क्या है। यूनिक में क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, तुमको अलग अलग दाम पता है, कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है। जो सिमिलर है उसमें क्या है, जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड, राइट। तुम चीज़ों को अलग अलग नहीं है मिला के बात कर रहे हैं, उसमें फीफो वेटेड दो है। एंड अदर्स में क्या हो गया तुम्हारा, एक तुम्हारा स्टैंडर्ड हो गया और एक क्या हो गया, रिटेल प्राइस मेथड। ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, कॉस्ट वाला। नाउ सी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक अपने क्या बात कर रहे थे कि कॉस्ट का क्या क्या फॉर्मूला है, अब अपने बात कर, और उसके पहले अपने बात किए थे इन्वेंट्री क्या होता है। तो अभी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो है वो रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स, इनके लिए अपने को अलग अलग तरीके से देखना होगा। कमिंग टू रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, वो सारा आइटम जो कि अपने यूज करेगा फर्दर कंजम्पशन में, जिससे कि अपने फिनिश्ड गुड्स को बना सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें, इफ फिनिश्ड गुड्स कैन बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, अगर तुम फिनिश्ड गुड्स को जितना तुम्हारा खर्चा है उस पे या उसके ज़्यादा में बेच पा रहे, राइट। तो तुम्हारा रॉ मटेरियल मानो कि 10 रुपया का है, और रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोसेस करने में तो कुछ खर्चा लगेगा, तो मानो फर्दर प्रोसेस करने में 4 रुपया लग रहे हैं, टोटल कितना हुआ, 14 रुपया हुआ। तो तुम अगर फिनिश गुड्स को 14 रुपया या उससे ज़्यादा में बेच पा रहे, तो तुम बोलोगे नॉर्मली यही होना चाहिए। अगर अपने जनरल बात करें तो हमेशा यही होना चाहिए कि अपने फिनिश गुड्स को कॉस्ट या उससे ज़्यादा में बेच पाए। तो उस केस में क्या होगा, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा रॉ मटेरियल प्लस फर्दर खर्चा, तो रॉ मटेरियल मान लो 10 रुपया है और जो फर्दर खर्चा है वो 4 रुपये है, तो कितना हुआ, 14। तो फिनिश गुड्स को अगर अपने 14 या उससे ज़्यादा में बेच पा रहे, तो अपने रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करेगा। ठीक है, नहीं 14 नहीं 10 होगा ना, रॉ मटेरियल तो 10 है। ओके, क्या चीज़, हाँ हाँ, एक सेकंड यार। हम्म, तो आह, अपने बात करा था 10 + 4 14 या उससे ज़्यादा में बेच पा रहे हैं, तो अपने 10 रुपया में रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करेगा।
लेकिन अगर अपने फिनिश गुड्स को कॉस्ट से कम में बेच पा रहे हैं, कॉस्ट से कम मतलब क्या हुआ, 13 में, 13.5 में, 12 में, तो क्या होगा, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर वो जो रॉ मटेरियल है उसको अपने बाजार में बेचे तो कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, सोचो एक बार, क्यों ज़्यादा ज़रूरी है ना। और कुछ, ओवर स्टेट तो नहीं हो रहा है, 10 रुपया तो कॉस्ट है ही तुम्हारा। क्यों, ऐसा क्यों, भाई पनीर का दाम कम मिल रहा है, दूध का पूरा बाजार है, हो सकता है ना। देख, तुम मान ले कि दूध से क्या बनता है, कुल्फी बनता है ना दूध से, ठीक है, तो अपना रॉ मटेरियल हो गया दूध, कुल्फी हो गया अपना फिनिश गुड्स, ठीक है। दूध का दाम कितना है, ऐसे तो 50-60 है, मान ले अपने देसी गाय का दूध 90 रुपया लीटर उठाया, है ना, बढ़िया मस्त कुल्फी बनाने के लिए केसर वेसर डाल के, तो 90 रुपया में अपने उठाया। अब अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कुल्फ़ी है वो 150 में बिक जाए, ठीक है। अब अपना कुल्फ़ी का जो कॉस्टिंग है वो मान ले 140 आता है, जो भी अपने 14 बात कर रहा था 140 आता है, अपने उसको 150 में बेच रहे हैं, ओके। तो अगर अपना वो 140 के ऊपर में बिकेगा तो अपने पास जो भी दूध बचा हुआ है उसको अपने 90 रुपये लीटर में वैल्यू कर सकते हैं। अब अगर अपने को लगता है कि जो कुल्फ़ी है वो 150 में नहीं बिकेगा, जो कुल्फ़ी है वो 130 में बिकेगा, ऐसा क्यों है, इसका बहुत सारा रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई बाज़ार में बाकी प्लेयर्स आ गया जो लोग सस्ता में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक रीज़न ये हो सकता है कि जैसे अचानक से लोगों को सर्दी वर्दी बहुत हो गया, या मानो कोई कोविड जैसा चीज़ हो गया कि जिससे क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है भी ठंडा चीज़ नहीं लेना है, जो वॉट एवर रीज़न, तुम्हारा जो फिनिश गुड्स है कुल्फ़ी वो 125 रुपया में बिक रहे हैं, ओके। लेकिन दूध तो आदमी खरीद ही सकता है ना, दूध को उबाला रात को केसर डाल के पी लिया मस्त, वो तो हो ही सकता है। तो दूध का कीमत कम नहीं हुआ, कुल्फ़ी का कीमत कम हुआ, इट कैन बी पॉसिबल, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि अगर अपना कुल्फ़ी 125 में बिका तो अपने को दूध का जो वैल्यूएशन है इन्वेंट्री का वो क्या तो 90 में करना है, या दूध जितना में बिकेगा उतना में करना है। तो दूध अगर 80 में बिका तो 80 में करना है, दूध अगर 100 में बिका तो 90 में करना है, क्योंकि कॉस्ट कितने हैं, 90। अगर अपना दूध का कॉस्टिंग 90 है और अपने दूध को 80 में बेच पा रहे हैं, राइट, तो अपने 80 में उसको करेगा, राइट। गेटिंग इट, परफेक्ट क्लियर है ये। तो अपने को ये वाला चीज़ ध्यान रखना है, इस पर विल डू प्रैक्टिकल एज वेल, अभी अपने इस पर प्रैक्टिकल्स भी करेगा। तो अपने कभी भी रॉ मटेरियल का बात करेगा तो अपने को ये देखना है कि अपना जो फिनिश गुड्स है वो कॉस्ट पे बिकेगा या नहीं बिकेगा। अगर यह कॉस्ट या उससे ज़्यादा बिकता है तो उसको कॉस्ट पे वैल्यू कर दूँ, और अगर वो कॉस्ट से कम में बिक रहा है तो विल कंपेयर कॉस्ट विद द रिप्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है। अब अपने बात करते हैं फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस का। इसमें क्या है, इसका वैल्यूएशन इन जनरल तो अपने डेफिनेटली कॉस्ट पे करते हैं, या एनआरवी अगर कॉस्ट से कम है तो एनआरवी पे करते हैं। तो तुम लोग को याद हो अगर, तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, याद है।
तो वो चीज़ एप्लीकेबल है तुम्हारा फिनिश गुड्स या WIP के लिए। ठीक है। NRV का मतलब क्या होता है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब जितना में सामान बिक रहा है माइनस सामान बेचने का जो खर्चा है। तो NRV क्या हो गया? रिलाइजेबल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ओके, दिस इज योर NRV, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अगर अपने कॉस्ट पे बात करें तो कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? सामान को खरीदने या बनाने का खर्चा। तो नाउ सी कॉस्ट में क्या आएगा? अगर अपने बहुत प्लेन सिंपल बात करें तो कॉस्ट का मतलब हुआ कि अपना सामान खरीदने में जो खर्चा है, सामान को अपने खरीदे तो खरीद के वेयर हाउस तक लाएंगे, तो सामान को उस पोजीशन तक लाने का जो खर्चा है, और उस दौरान जो भी अपना इंसिडेंटल चार्ज लग रहा है वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर कोई रिफंडेबल टैक्सेस है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब रिफंडेबल टैक्स का मतलब क्या होता है? अगर अपने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे अपने GST देते हैं, राइट? तो अगर अपना 2000 का बिल आया और उस पर अपने 5% का GST दिया तो अपना बिल कितना का हो गया? 2100। तो अपने लिए तो 2100 का खर्चा है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। लेकिन अगर मान कि अपने वहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग किया तो अपना क्या बिजनेस मीटिंग के केस में 100 रुपया GST लगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हम खाना खाया है ये हम अय्यासी के लिए नहीं खाया है, दिस इज पार्ट ऑफ माई बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो वहाँ जो 100 रुपया का GST लगा वो मेरा जो आउटपुट लाइबिलिटी है GST का, मतलब जो हम सामान बेच के GST कलेक्ट कर रहे हैं उससे माइनस करके फिर गवर्नमेंट को पे करेगा। तो वहाँ मेरा खाना खाने का जो एक्चुअल कॉस्टिंग है वो 2100 नहीं है, वो कितने हैं? 2000 रुपये, राइट? तो जहाँ अपने को टैक्स का रिफंड मिल जाता है, जहाँ भी टैक्स का रिफंड मिल जाते हैं वो अपना कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, और जहाँ टैक्स का रिफंड नहीं मिलता है वो अपना कॉस्ट का पार्ट होता है। क्लियर है? तो कॉस्ट में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स परचेज प्राइस, टैक्स अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, इनपुट क्रेडिट मतलब टैक्स का पैसा अपने को रिफंड नहीं होगा, फ्रेट सामान को लाने का भाड़ा, परचेज कमीशन अगर अपने कोई भी दलाली पे कर रहे हैं सामान खरीदने के लिए, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक, हैन तेन अलग से कोई भी अपना डिस्काउंट का, ड्यूटी का खर्चा कुछ भी। जैसे मानो कि अपने दूसरा स्टेट से सामान लाया तो जितना भी तुम्हारा हाईवे है वहाँ पे टोल टैक्स वगैरह लगते हैं, तो सारा परचेज कॉस्ट का पार्ट है मेरा। ओके, नाउ सी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब तुम दूध को कुल्फ़ी बना रहे तो खर्चा है ना? क्या खर्चा है भाई? मे बी बॉयलर का खर्चा है, तुम उसको उबाल रहा है, तुम उसको फिर कहीं रख रहा है, स्टोरेज का खर्चा है, तुम उसको फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीजर का खर्चा है, वहाँ इलेक्ट्रिक लग रहा है उसका खर्चा है। तो तुम्हारा जितना भी डायरेक्ट लेबर है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, राइट? ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड का मतलब होता है खर्चा, ठीक है? तो जितना भी तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसको अपने ओवरहेड में क्लासीफाई करते हैं। अब तुम बोलेगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? तो अपने हमेशा बात करते हैं ना, अगर मानो अपने कोई शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट में कितना कपड़ा लगता है ये अपने को पता है, हर एक शर्ट का। तो कपड़ा हो गया तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन जब अपने शर्ट बना रहे जिस जगह पे, वहाँ पे महीना का इलेक्ट्रिक का बिल भी आता है, तो महीना का जो इलेक्ट्रिक का बिल आता है उसको अपने डिवाइड कर देता है कितना शर्ट बना, तो डिवाइड करने के बाद पता चलता है कि हर शर्ट में इलेक्ट्रिक का कितना खर्चा लगा, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट। दोनों खर्चा ही है, एक अपफ्रंट पता रहता है, एक अपने को पर यूनिट डिवाइड करके पता चलता है कि कितना खर्चा आया, राइट? उसको अपने बोलते हैं ओवरहेड। अब इसमें वेरिएबल और फिक्स का क्या चक्कर है? जो चीज़ जैसे भाड़ा है हर महीना लगेगा, तुम शर्ट कम बना बेसी बना वो हो गया तुम्हारा फिक्स। लेकिन धागा है या फिर बटन्स है वो क्या है? तुम जितना ज़्यादा बनाएगा उतना ज़्यादा लगेगा, कम बनाएगा कम लगेगा, वो हो गया वेरिएबल। ओके,
तो अपना 3 तरीके का खर्चा होता है अपने कोई भी सामान बनाते हैं तो। एक होता है मटेरियल कॉस्ट, एक होता है लेबर कॉस्ट और एक होता है एक्सपेंस, जिसको अपने ओवरहेड भी बोल सकते हैं। तो जो पहला वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड का जो पहला डब्बा है, वो है अपना मटेरियल कॉस्ट पे बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब अब जब तुम सामान को खरीद लिया तो उस पर तुमको फर्दर खर्चा करना होगा। तो वो खर्चा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेबर और एक को अपने ओवरहेड्स बोलते हैं। और इसके अलावा और भी कोई खर्चा, और भी कोई खर्चा में क्या खर्चा का स्पेसिफिकली ये स्टैंडर्ड बात करते हैं। एक तुम्हारा डिजाइन कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट अगर अपने शर्ट के एंगल से बात करें तो उसका करना होता है ना, अपने किसी डिजाइनर को हायर करेगा जो बताएगा कि शर्ट का कलर कॉम्बिनेशन या फिर कटिंग वटिंग क्या होना चाहिए, वो चीज़ हो गया। अगर कोई इंटेंजिबल है उसका अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल का अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास कोई भी टेक्निक है, कोई भी नो हाउ है, राइट, दो तरह का एसेट होता है ना, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। तो जितना भी इंटेंजिबल एसेट है उसका जो साल का खर्चा होता है उसको अपने डेप्रिसिएशन नहीं बोल के अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो अगर अपने स्पेसिफिकली बात करें तो अपने कॉस्ट को ऐसे बात करेगा, और मोटा मोटी बात करें तो जो सामान बन के तैयार हो रहा है तब तक का जितना भी खर्चा है वो सारा अपने कॉस्ट में आता है। तो फिनिश गुड्स और डब्ल्यू के केस में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट या डब्ल्यू दोनों में से जो भी कम है उस पे होते हैं। ओके, रॉ मटेरियल के केस में क्या होता है, अगर फिनिश गुड्स को अपने कॉस्ट या उसके ज़्यादा पे बेच पा रहे हैं तो क्या होगा तुम्हारा कॉस्ट पे, और अगर अपने उतना पे नहीं बेच पा रहे तो क्या होगा, तो लोअर ऑफ कॉस्ट या रिप्लेसमेंट वैल्यू। ओके, अब ये सेम चीज़ देखो, ये तुम्हारा अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है, एडीसी का। देखो यहाँ पे इन्वेंट्री आर स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू। कौन सा इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यू, ठीक है, एग्जैक्टली सेम लाइन है जो अपने वहाँ पढ़े थे। द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन वेटेड एवरेज मेथड, राइट। दूसरा मेथड क्या था, फीफो। कॉस्ट comprises expenditure incurred in normal course of business in bringing such inventory to their present location and condition, and includes where applicable appropriate overhead based on normal level of activity। ये लेवल ऑफ एक्टिविटी पे अभी अपने बात करेगा। नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर कंप्लीशन एंड सेल। तो कैन यू रिलेट, अब तक अपने जो भी बात किया था वर्ड बाय वर्ड यू कैन फाइंड हियर, राइट। और ये तुमको सारा बैलेंस शीट में मिल जाएगा क्योंकि हर बैलेंस शीट में कंपनी को बताना होता है कि इन्वेंट्री को लेकर उसका अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। देन देखो फर्दर क्या है, ऑब्सोलेट, स्लो मूविंग एंड डिफेक्टिव आइटम। ऑब्सोलेट का मतलब क्या हुआ, जो बेकार हो गया। स्लो मूविंग का मतलब जो बहुत देर से बिक रहे हैं, मतलब नॉर्मली कोई सामान अगर 1 महीना में बिक रहा है तो ये मानो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल वैसे ही बिक रहे हैं। डिफेक्टिव आइटम का मतलब क्या हुआ कि जो भी आइटम, जैसे चिप्स का पैकेट है वो साइड से कट गया, राइट, वॉट, कोई भी आइटम जो खराब हो गया, आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वेयर नेसेसरी अ प्रोविजन इज मेड फॉर सच इन्वेंट्री। प्रोविजन इज मेड फॉर सच इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री का जो वैल्यू है वो उतना रुपए से कम कर देता है जितना से मेरा डिफेक्टिव या ऑब्सोलेट या स्लो मूविंग आइटम के चलते नुकसान हुआ। क्लियर है, अभी तक अपने पूरा पूरा AS2 पे थ्योरेटिकल डिस्कशन ही कर रहे हैं, फाइन। सो अगेन जस्ट टू रिविजिट,
राइट, व्हाट आर द थिंग्स कवर हियर इन दिस स्टैंडर्ड? एक तो तुम्हारा कैरिंग वैल्यू है, उसके अलावा क्या है, कॉस्ट है और एनआरवी है। फाइन। फिर था कि इन्वेंट्री क्या होता है, तो इन्वेंट्री में मोटा मोटी 5 चीज़ होते हैं: रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और फिर तुम्हारा पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक है, स्टोर स्पेयर्स में वो सारा आइटम जो तुम्हारा पीपी में कवर नहीं होता। फिर AS2 किस चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे बाई एंड लार्ज 4 चीज़ था। क्या था वो 4 चीज़? पहला वाला, जितना भी कंस्ट्रक्शन एसेट्स हैं या कंस्ट्रक्टेड एसेट्स हैं इन केस ऑफ रियल एस्टेट बिल्डर्स या डेवलपर्स, राइट। दूसरा वाला क्या था? WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। तीसरा वाला था तुम्हारा शेयर डिवेंचर्स या जितना भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। एंड चौथा वाला था नेचुरल रिसोर्सेज। ये AS2 में नहीं आता। फिर अपने कॉस्ट फॉर्मूला पे बात किया था, तो ये मेजरली दो है, एक रेसिडरी हेड है, एक हो गया तुम्हारा यूनिक आइटम जिसके के लिए वी हैव गॉट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। दूसरा था सिमिलर आइटम जिसके लिए वी हैव गॉट जेनरिक आइडेंटिफिकेशन मेथड विच इज फीफो या वेटेड एवरेज। एंड जो अदर्स था उसमें क्या था तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या रिटेल प्राइस मेथड। उसके बाद अपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे डिस्कस कर रहा था। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होगा? अगर फिनिश गुड्स को कॉस्ट या उसके ऊपर बेच पा रहे हैं तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होगा। अगर फिनिश गुड्स को अपने कॉस्ट से कम में बेच पा रहे हैं तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट या रिप्लेसमेंट वैल्यू। फिनिश गुड्स और WIP वैल्यूएशन किस पे होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। NRV का मतलब क्या होता है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस तुम्हारा डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस या एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर अपने कॉस्ट पे बात करें तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक होता है तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस जितना भी इंसिडेंट चार्ज है, लाइक तुम्हारा कमीशन हो गया, फ्रेट हो गया, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो गया, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, कोई भी ड्यूटी या मिसलेनियस टैक्स कुछ भी है तो वो उसमें आ जाएगा। फिर उसमें क्या क्या आता है? तुम्हारा कन्वर्जन कॉस्ट जिसमें है तुम्हारा लेबर, और क्या है, फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड। फिर और क्या आता है उसके अंदर? अदर्स में क्या है तुम्हारा? एक तुम्हारा डिजाइनिंग कॉस्ट हो गया, एक तुम्हारा अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स हो गया। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो अपने कॉस्ट में कवर करते हैं। कॉस्ट इन जनरल मीन्स कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। दिस वाज द एग्जैक्ट लाइन जो अपने वहाँ पे रीड किए थे बैलेंस शीट में। Comparison between cost and NRV is done at line item level. Such comparison can be done on group basis if it's more appropriate. अब ये देखो अगेन ये एक टर्म है, लाइन आइटम लेवल। ठीक है, तो लाइन आइटम का मतलब क्या होता है? अगर अपने किसी भी चीज़ को कॉपी में लाइन बाय लाइन लिखे तो अपने बोलते हैं ना 10 लाइन है, तो वही हो गया तुम्हारा लाइन आइटम लेवल। तो लाइन आइटम नंबर लेवल का मतलब हुआ हर एक आइटम के लिए अपने कंपेयर करेगा। अगर मानो कि अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, वी आर ट्रेडिंग कंसर्न, तो अपने पास हर एक आइटम के लिए अपने देखेगा कि अपना कॉस्ट कितना है, हर एक आइटम के लिए अपने देखेगा कि अपना NRV कितना है, और फिर अपने देखेगा कि अपने को कितना रुपया इन्वेंट्री रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि अलग अलग नहीं देखकर टोटल लेवल पे देखना ज़्यादा सही है, तो अपने टोटल लेवल पे भी देख सकते हैं। ओके, तो लाइक आई सेड कि ये जो लाइन है ना, मैनेजमेंट को लगता है तो टोटल लेवल पे देख सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस तब समझ में आएगा जब अपने इन्वेंट्री का वैल्यू एक्चुअली में किसी कंपनी के लिए फ्रीज कर रहे होंगे और टोटल लेवल पे देखने से इन्वेंट्री का अमाउंट हिल रहा होगा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ हेल्प करता है, जितना भी कार्व आउट दिया हुआ है ये। ओके, अब इस पे सी देखो क्वेश्चन नंबर 5। द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट ABC which are neither similar nor interchangeable. At the time of closing of its account for the year ended 14-15, the historical cost and NRV of the item of closing stock are determined as follow. तुमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताना है।
जोड़ के बताओ। पक्का? 88 होगा कैसे? 84? अब ये काम आएगा 88 1 88 2। बता। ऋषि, केशव, साइंस, दृष्टि, रोनित, मोहक, नीरज। मोहक इज सेइंग 76, दृष्टि 84। सैन ही चीटिंग है। लिस्ट वन क्या होता है, अमाउंट बताओ। सही सैन। देख अपने को क्या करना है, इसका और इसका लोअर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 28, ये सेम है 32, और ये 16। तो कितना हो गया है? दिस द आंसर। परफेक्ट है। अब क्योंकि ये एएस का क्वेश्चन है, तो अपने को थोड़ा सा रामकानी करना होगा। ठीक है, रामकानी क्या करना होगा, अपने को लिखना होगा कि जो भी तुम्हारा फिनिश गुड्स या डब्ल्यू आई पी है, उसका वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी जो भी कम है उस पे होता है। फिर कॉस्ट क्या होता है, उस पे एक लाइन। एनआरवी क्या होता है, उस पे एक लाइन। ठीक है, उसके बाद अपने एक लाइन क्या देगा कि जो कंपैरिजन होता है इन्वेंट्री का, वो अपने लाइन आइटम लेवल पे करते हैं। ओके, एकदम क्लियर है ना अपने को क्या क्या लिखना है? फाइन। उसके बाद फिर अपने टेबल बनाएगा, उसके बगल में एक और कॉलम बनाएगा, लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर एनआरवी। फिर वहाँ पे 3 को लिखिएगा, टोटल करेगा, आंसर मस्त 5 on 5। हाँ, तो तुम लोग तो लॉ का केस स्टडी का किया है बस, आता है। एकदम आएगा, यही वाला आ जाए क्या पता। मजाक नहीं कर रहे हैं, एकदम आएगा। तो हम मतलब याद करा रहे हैं ना, अभी याद हो गया ना। अकाउंट्स जो है वो लॉ और मैथ, ये दो चीज़ें तो है। इसमें बोला था तुम 9 से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तुमको तो फाइनल का अकाउंट्स पढ़ना चाहिए ना। 4 साल से अकाउंट, 4 भी कहाँ, 5 साल हो गया। 9 10 11 12 फर्स्ट ईयर। बट चलो बढ़िया, 76 इज द आंसर। हाँ, क्या? एडवांस अकाउंटिंग, भूलो मत। हाँ, नो फॉल्स इम्प्रेशन। अभी खत्म, बाकी है 16 मिनट। देखो, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना, दो चीज था। अपने पहले बात किया था 4 चीज जो एस टू कवर नहीं करता। अब अपने बात कर रहे हैं कि ये सारा आइटम इन्वेंट्री ही नहीं है। तो इन्वेंट्री ही नहीं है, तो एस टू का बात ही नहीं आया। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? ऊपर वाला जो आइटम था वो इन्वेंट्री हो सकता था,
बट AS2 बोलता है हमको नहीं पता, हम नहीं जानता, और ये सब आइटम इन्वेंट्री ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारा जो कॉस्ट है ये इन्वेंट्री में अपने कवर नहीं करता, राइट। क्या क्या है? वन इज एबनॉर्मल लॉस। दो तरह का लॉस होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस को कोई रोक नहीं सकता, वो होगा ही होगा, राइट। तो नॉर्मल लॉस मतलब तुम अगर कांच का सामान बेच रहे हैं तो कुछ कांच टूटेगा ही, फाइन। तो मान कि तुम्हारा 2% सामान टूटता है तो वो नॉर्मल हो गया। लेकिन कभी मान कि तुम्हारे दुकान में लड़ाई हो गया आपस में स्टाफ लोगों का, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा कांच टूट गया, तो वो क्या हो गया तुम्हारा? एबनॉर्मल हो गया। तो एक है नॉर्मल, एक है एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस जो होता है वो अपना इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट होता है, क्योंकि वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको अपने इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। ये सेम थिंग कंसाइनमेंट में भी था। देन तुम्हारा स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट में ये ध्यान रखना, दो तरह का स्टोरेज कॉस्ट होता है। अगर अपने चिप्स का बात करें तो जो आलू है उसको भी तो अपने कहीं स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो अगर अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा ना। तो वो वाला जो स्टोरेज कॉस्ट है वो अपना इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। लेकिन जब चिप्स अपना बन के रेडी हो गया उसके बाद उसको अपने कहीं स्टोर कर रहे हैं, वो अपना इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टोरेज कॉस्ट था। फिर था तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट। तो बोरिंग कॉस्ट के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS16। वही तो तुम लोग के पास लिस्ट है, AS16 बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बना दिया इसके लिए। तो इसमें क्या है, ये क्या बताते हैं, AS16 बताता है कि कब कब बोरिंग मतलब हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट कॉस्ट, कि कब कब इंटरेस्ट का पैसा को अपने को अकाउंट फॉर एज ए खर्चा करना चाहिए, या उसको इन्वेंट्री में जोड़ना चाहिए, या उसको एसेट में जोड़ना चाहिए, फाइन। सो जो बोरिंग कॉस्ट है वो इन जनरल अपना इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, एक्सेप्ट द फैक्ट कि जब इन्वेंट्री को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा कौन सा आइटम इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है? तो एक तो अपने को पता है वाइन के केस में बहुत टाइम लगता है ना। वाइन का स्पेसिफिक क्वालिटी मतलब कैटेगरी होता है, 10 साल पुराना, 8 साल पुराना, राइट, वैसा करके। तो कोई भी इन्वेंट्री जिसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है वहाँ पे अगर अपना कोई इंटरेस्ट कॉस्ट है तो अपने इन्वेंट्री में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। देन तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? कोई भी खर्चा जो ऑफिस का नॉर्मल खर्चा वगैरह है वो सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। तुम्हारा ऑफिस का बिजली का खर्चा हो गया, या ऑफिस बॉय का खर्चा हो गया। अब तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक का खर्चा तो इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट होता है, तो जो फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का है वो इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट है, बट जो ऑफिस के अंदर लग रहा है वो इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं है। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तुम्हारा सामान बन के रेडी हो गया, अब तुमको बेचना है, तो सेलिंग कमीशन, सेल्समैन का सैलरी, फिर तुम्हारा फ्रेट आउटवर्ड, ये सारा इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं है। एंड द लास्ट वन इज एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस मतलब तुम बाहर से काम कर रहे, बड़ा आदमी है, राइट, तो वहाँ पे डॉलर का फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो वो सारा तुम्हारा इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं है। सो दीज आर द आइटम्स जो अपने इन्वेंट्री कॉस्ट में कंसिडर नहीं करते। सो इट कैन बी सो कि देर इज ए डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन कि बताओ कि व्हाट आर द कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो वो थ्योरी क्वेश्चन है, वी हैव टू राइट दिस। और अभी जो अपने सम किया था क्वेश्चन नंबर 5 वो प्रैक्टिकल था, बट प्रैक्टिकल के साथ भी वी हैव टू गिव सम थ्योरी का कॉन्सेप्ट अपने को समझाना होगा। देख रहे हैं? नहीं मतलब मेरे को ये लग रहा था कि दिस इज न्यू टॉपिक, तो तुम लोग बहुत खुश होगा जान के कि अपने यहाँ पे रुक सकता है वैसा करके। ठीक है, तो कोई डाउट्स आउट फिर आज का डिस्कशन को लेके? वॉरिंग कॉस्ट, हाँ। देखो, सामान जो है तुम बना रहे, तो तुम्हारा सामान अगर बहुत लंबा टाइम बन रहा है तो उसमें तुम्हारा पैसा अटका हुआ है ना।
मतलब जैसे मान के तुम कोई शिप बना रहे, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा उसको बनाने के लिए, राइट? तो तुम्हारा जब तक शिप बन के रेडी नहीं हुआ, तब तक तुम्हारा कुछ रुपया उसमें अटका हुआ है ना, राइट? तो वो रुपया तुम कहीं से लोन पे लिया था, तो उस पे जो ब्याज लग रहा है उसको तुम एक्सपेंस आउट करेगा या इन्वेंट्री का कॉस्ट में लेगा? राइट, जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको इन्वेंट्री में ले सको। नहीं, ये 16 डिसाइड करेगा, है ना, उस पर अलग से एएस है। ओके हीरो लोग, वेलकम टू एडवांस अकाउंट। तो कल अपने इसको कंटिन्यू करते हैं। चल बाय। हाउ इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड व्हेन इट इज यूज्ड इन एनआरवी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लस सामान तुम्हारा बन के रेडी हो गया, अब तुमको उसको बेचना है। तो इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सामान बनने तक का कॉस्ट, राइट? मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब सामान बनने तक का कॉस्ट। तो बनने के बाद का जो खर्चा है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है? अब जो तुम बात कर रहे हैं एनआरवी का, एनआरवी के केस में क्या हो रहा है कि तुम कोई सामान को मान की 100 रुपया में बेच रहा है, अब वो सामान नहीं बिकेगा अगर तुम उस पर 2 रुपया खर्चा नहीं करेगा तो, राइट? तो इफेक्टिव सेलिंग प्राइस कितना है? 98। तो अपने एनआरवी के केस में सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर रहा है, वहां अपने इन्वेंट्री कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर रहा, राइट? तो जो अपना इफेक्टिव सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा? 100 रुपया माइनस 2 रुपया जो सामान बेचने का खर्चा है, वो 2 रुपया इनकर नहीं किया तो सामान बिकेगा ही नहीं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक जगह अपने कॉस्ट के एंगल से बात कर रहे हैं और एक जगह अपने कितना में बेच पाएगा उस एंगल से बात कर रहे हैं। ओके मोक, कोई बात नहीं बेशी, अभी कर लेना, हम अपलोडिंग हूँ तो वहाँ से कर लेना। बिल्डिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर WIP पॉइंट्स अगेन। अपने कोई बिल्डिंग अगर बना रहा है, मतलब मान के 10 तल्ले का मकान है, अपने 4 तल्ला बनाया, तो WIP है। तो वो जो अपने 4 तल्ला बनाया, उसका कितना अपने को बुक में रेवेन्यू अकाउंट फॉर करना है या कॉस्ट अकाउंट फॉर करना है, वो सारा डिस्कशन AS7 में होता है। सी दिस इज AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो AS7 में कवर्ड है, बोल के AS2 में वो कवर्ड नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर WIP तुम्हारा ये है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस दे रहा है, तो उस सर्विस का बचा हुआ पोर्शन को अपने वर्क इन प्रोग्रेस बोल के अलग से इन्वेंट्री में नहीं दिखा सकता। तो अगेन उसके लिए AS9 है, रेवेन्यू रिकग्निशन, जहाँ पे अपने सर्विस का रेवेन्यू पे बात करेगा। ओके, चलो बाय बाय।